गलत परसेप्शन है दुनिया में कि रेस्टोरेंट बिजनेस बड़ा ग्लैमरस होता है, बड़ा आसान होता है। रियलिटी में सबसे मुश्किल बिजनेस होता है ये, और सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ फेलियर भी है इसमें। अगर आप में इतना पैशन है कि आप एक 24 में से 16-16 घंटे काम कर सकते हो, तभी करना है बिजनेस। स्टोरी होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। स्टोरी से बंदे को एक जगह एक बार अपने रेस्टोरेंट में ला सकते हो। बार बार वो तभी आएगा जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं। अगर करंटली आप अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपको बताएगी किस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं, किस तरीके से आप मल्टी आउटलेट्स खोल सकते हैं और किस तरीके से आप प्रॉफिटेबली एक्सपैंड कर सकते हैं। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो शार्क टैंक पे आए थे और शार्क टैंक के बाद में ऑलमोस्ट 2x ग्रो कर चुके हैं वो, और बहुत पॉपुलर ब्रांड है। वेलकम। I'm Amit Bagga. I'm the co-founder and CEO of Daryaganj Hospitality, and we have a brand called Daryaganj by the inventors of butter chicken and dal makhani. तो कैसे आप इस इंडस्ट्री के अंदर घुसे? बाय रेस्टोरेंट करने को बहुत कुछ कर सकते थे। तो मेरा बचपन से पैशन था, रेस्टोरेंट्स वाज अ पैशन फॉर मी। मे बी आई मुझे अभी भी याद है जब मैं 16 या 17 साल का था, सो आई यूज्ड टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स दैट टाइम, एंड इकोनॉमिक टाइम्स से मैं आर्टिकल्स काटता था जो भी रेस्टोरेंट या होटल्स के बारे में होते थे, और उसकी एक स्क्रैप बुक बना के रखता था। एंड इमेजिन जब 17 साल की उम्र में जब लोग कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं सब ये करता था। तो मुझे बचपन से बड़ा पैशन था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मुझे कभी ना कभी जाना है। रेस्टोरेंट क्या, मेनली मुझे हॉस्पिटैलिटी से पैशन, मेरा हॉस्पिटैलिटी था कि रेस्टोरेंट होटल्स दोनों में। उसके बाद मेरी फैमिली का एक मेरा फैमिली बिजनेस था जिसमें मैं मेरे फादर थे, तो उन्होंने मुझे चाहते थे कि मैं उसमें उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने वो कुछ साल मैंने किया, स्कूल के बाद कॉलेज के साथ साथ उनके साथ मैंने फैमिली बिजनेस में काम किया। पर मैंने रियलाइज़ किया मेरा ये बिजनेस इज नॉट माई गोइंग। सो मैंने फाइनली 2008-9 के आसपास अपना पहले कुछ रेस्टोरेंट्स शुरू करे, एंड वहीं से जर्नी शुरू हुई रेस्टोरेंट्स की। तो 2009 में रेस्टोरेंट कैपिटल कहाँ से आया था? वो मैंने अपने फादर से लोन लिया था, और थैंक्स टू हिम एंड आई एक्चुअली पेड हिम बैक एज वेल, बट दैट्स एडवांटेज आई डिड गेट, बट the capital first came from my father, and I didn't, मैंने ये नहीं था कि मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलके पार्टनरशिप में किया था, तो मुझे पूरे रेस्टोरेंट के पैसे नहीं चाहिए थे। तो मैं एक मैंने 1/4 शेयर लिया था उस टाइम, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए बिजनेस का। तो मैंने अपने फादर से लोन लिया। फिर दरियागंज कैसे शुरू किया? ये स्टोरी है कि 2009 में मैंने कुछ दो ब्रांड शुरू किए थे, विच वर मोर ऑफ बार्स। एक ब्रांड का नाम था बूमबॉक्स कैफे खान मार्केट में, और एक ब्रांड का नाम था OTV जो हॉस्कास विलेज में खोला था। एक टेरेस बार था, उस टाइम का सबसे पहला टेरेस बार था हॉस्कास विलेज का, एंड इट डिड वेरी वेल, बहुत सक्सेसफुल था। और मैंने कुछ 2-3 और रेस्टोरेंट खोले थे, जो बूमबॉक्स के 1-2 ब्रांचेस, OTV के 1-2 ब्रांचेस, सो ऑलमोस्ट 5 रेस्टोरेंट्स तक खोले थे मैंने। फिर वो बहुत अच्छे चले। इट वॉज अ गोल्डन पीरियड फॉर मी। आई यूज्ड टू be very making a lot of money from those restaurants. I had paid off my loan immediately after 1.5-2 years, and बहुत चले रेस्टोरेंट। फिर बट जब हमने स्टार्ट किए थे ये बार्स, उस टाइम मार्केट में बहुत कम कंपटीशन था, एंड उसमें ये था, उस टाइम तो ये था कि कोई अच्छा खाना सर्व करे, अच्छे इंटीरियर कर ले, और बेसिकली अच्छी सर्विस रख ले, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो तो चल जाएगा। आज वो तो बेसिक हो गया है। अब आज वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई है, वो आपको कोई गारंटी नहीं देती कि वो चलेगा। उस टाइम इतने में काम हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे ना 2-3 कुछ नए फूड ब्रांड शुरू करने हैं। 3 फूड ब्रांड मैंने साथ में शुरू करे, वो भी एक ही जगह पे, हॉस्कास विलेज में। एक हॉस्कास विलेज एरिया था जहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, बहुत सारे रेस्टोरेंट एक साथ चल रहे थे। 2014 में ये 3 रेस्टोरेंट ब्रांड और खोले जो फूड बेस्ड थे। एक लेबनीज शर्मा टाइप जगह थी फारसी के नाम से, एक इंडियन स्ट्रीट फूड जगह थी देसिया के नाम से, एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट था मकीना के नाम से। तीनों मैंने खोल दिए हॉस्कास विलेज में, एक ही जगह पे, एक ही मार्केट पे। और हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली विद इन वो 1-1.5 साल में वहाँ पर हॉस्कास विलेज में बड़ी इश्यूज आ गए। वहाँ पर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर वो था नहीं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, तो ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे वहाँ पर। उसमें लाइसेंसेस प्रॉपरली मिल नहीं पा रहे थे, बिकॉज जो पुराने स्ट्रक्चर्स थी, द प्रॉपर्टीज वर ओल्ड, तो दे वर नॉट गेटिंग द फायर क्लियरेंस एंड ऑल दैट। मेनी इश्यूज केम टुगेदर, एंड वो हॉस्कास विलेज एज अ मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, और एक टाइम पे वो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, अब कोई जाता नहीं वहाँ पर। तो मेरी गलती क्या थी, मैंने सारे अपने पुट ऑल माई एग्स इनटू वन बास्केट, सारे रेस्टोरेंट एक ही जगह पे खोल दिए तो नहीं, इट डिडंट वर्क आउट, सो आई हैड टू इवेंचुअली शट डाउन ऑल ऑफ देम। तो मेरे OTV और बूमबॉक्स जो चल रहे थे उस टाइम, उसमें कुछ रेस्टोरेंट उसकी ब्रांचेस चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी, तो मैं इवेंचुअली उन दोनों को भी एग्जिट कर गया। बार्स में क्या होता है, इंडिया में या कहो या आजकल यंग ऑडियंस जब बाहर जाती है, वो एक ही बार में बार बार तो जाना नहीं चाहेगी। दे विल वांट कि आप अच्छा नया जगह कोई नई जगह देखते हैं,
और मोस्टली क्या होता है कि इन बार्स में, पब्स बार्स जो एक सेगमेंट कहते हैं उसको, उसमें यंग ऑडियंस होती है, और यंग ऑडियंस जब थोड़ी सी बड़ी होती है, शादी होती है, तो फिर वो छोड़ना, देन दे स्टार्ट गोइंग समवेयर एल्स। सो एक लॉयल्टी फैक्टर बड़ा कम होता है बार और पब्स में। तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बार और पब्स खोलते हो, या तो आप उसमें क्या होता है कि आप यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिकवर योर मनी इन द फर्स्ट 2 years, क्योंकि वो उसके बाद गारंटी नहीं होती कितनी देर चलेगी जगह, यू नो। सो इफ यू हैव रिकवर्ड योर मनी इन 2 years, देन यू नो यू आर स्टिल सेफ, कि आपकी जगह 2-3 साल और खींचेगी तो देन इट्स फाइन। बट वेरी फ्यू बार्स विच हैव लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स। बहुत कम ऐसे बार होते हैं जो इतने लंबी लास्ट करते हैं। एक तो इंडिया में आप देखें तो एक तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए व्हेन यू साइन अ प्रॉपर्टी, उसकी लीज ही 9 साल की होती है। अब 9 years के बाद वो लैंडलॉर्ड के ऊपर होता है कि वो उसको रिन्यू करे ना करे। तो आप प्रॉपर्टी खरीद तो सकते नहीं है, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे जो मे बी 5-6 लाख की रेंट की प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू होगी 12-13 करोड़। तो नो वन विल वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड ओपन अ रेस्टोरेंट, एंड इफ प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय यू, देन आफ्टर 9 years द लैंडलॉर्ड इधर विल रिन्यू द लीज और नॉट। और ऐसा भी होता है कि जब अगर कोई रिन्यू नहीं करता तो आपका ब्रांड इतना अच्छा चल रहा है, उसकी फॉलोइंग इतनी अच्छी है, आप कहीं और शिफ्ट कर जाओगे, लोग वहाँ पर भी आ जाएंगे। पर वो काम क्यों आएंगे जब तक आपका कोई एक कुछ यूएसपी ना हो। सो मैंने ये रियलाइज़ किया उसके बाद, जब मैंने ये सारे मेरे, आई विल से लर्निंग्स, आई विल नॉट इवन कॉल इट फेलियर्स, दे वर लर्निंग्स। सो व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल दीज लर्निंग्स, मैंने एनालाइज किया कि मुझे क्या अब करना चाहिए यहाँ से। सो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, एक तो मैं बहुत बड़े रेस्टोरेंट नहीं करूँगा, मैं बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े बार्स खोल रहा था, 200 सीटर 250 सीटर जब वो, तो मैंने बोला अब मैं करूँगा मैक्सिमम 2000-2500 स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट, एंड आई विल नॉट गो वेरी big places. One learning was that. Second learning was कि मैं बार ओरिएंटेड नहीं करूँगा कुछ, क्योंकि बार में आप जितना अच्छा भी खाना दे दो, लोग आके बार पे खाने को नोटिस नहीं करते इतना। दे ओनली कम फॉर द एक्सपीरियंस, चाहे म्यूजिक के लिए आ रहे हैं, वो इवेंट के लिए आ रहे हैं, या जो इंटीरियर के लिए आ रहे हैं, पर वो दे कम फॉर अ डिफरेंट थिंग, दे कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट, दे नॉट कमिंग जस्ट टू ईट फूड, दे कमिंग फॉर एंटरटेनमेंट। सो आई रियलाइज कि मैं जो करूँगा वो फूड फोकस्ड ही होगा, कि वो खाने पे फोकस होगा, एंड जहाँ मुझे लिकर पे इतना फोकस नहीं होगा मेरी सेल पे। एंड द थर्ड थिंग आई डिसाइडेड दैट माई प्राइसिंग हैज़ टू बी नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, समवेयर इन द मिडल। जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि एक इंडियन सेगमेंट में उस टाइम, नॉर्थ इंडियन सेगमेंट जो कहें, अगर आप जो पंजाबी नॉर्थ इंडियन कुजीन में, या तो आपके पास ऑप्शन थी बहुत महंगे 5 stars की, जहाँ तो मतलब एक बिल्कुल ही बहुत per person meal will be 5,000 or something, which is anyways not possible for everyone to afford. Then they were like the premium Indian restaurants, premium North Indian restaurants, जिनकी price point था somewhere around 1200-1300 इसके आसपास per person, मतलब जो average per person कहते हैं उसको average per cover कहते हैं APC. So और एक सेगमेंट था मे बी समझ लीजिए कि जो थोड़े ढाबा और स्ट्रीट साइड प्लेसेस समझ लो, जो स्टैंड अलोन टाइप्स थे, उनका 700 से 800 रुपये पर पर्सन। अब मैंने सोचा कि इसके बीच में एक स्वीट स्पॉट है, वो 900-950 का, जहाँ पर जो 700 वाले भी अपग्रेड होके आ जाएंगे, और जो 1200-1300 वाले वो बोलेंगे यार हमको तो इससे बेटर वैल्यू मिल रही है इस प्राइस पे। तो दोनों को बीच में एक मुझे लगा कि ये मुझे सेगमेंट पकड़ना चाहिए। सो द फोर्थ लर्निंग वॉज आई डिसाइडेड कि अब मैंने जो भी कॉन्सेप्ट मैं करूँगा उसमें मुझे मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है, मैक्सिमम रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कि अगर कि कम जगह में मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक तो मैंने बोला चलो उसमें मैंने अपने रेस्टोरेंट में, हम देखेंगे अगर हमारे रेस्टोरेंट में दरियागंज में, तो एंट्री पे एक छोटा सा कुल्फ़ी काउंटर है, तो लोग जो आसपास से गुजर रहे होते हैं वो अंदर भी ना आए, बाहर से कुल्फ़ी खरीद के ले जाते हैं, या फिर जो अंदर बैठे वो भी ऑर्डर करते हैं फिर। और प्लस हम थोड़े बहुत कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, जैसे आसपास हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस बहुत होते हैं, उनके हमने कॉर्पोरेट बॉक्स बनाया हुआ है। और फिफ्थ और बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेरी लर्निंग थी, अल्टीमेटली आपको कोई भी बिजनेस करना है, इट हैज़ टू बी डन विद बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। ये कल्चर जो मैं पहले दिन से अपने बिजनेस में बनाऊंगा, वो वही मेरी पूरी कंपनी आगे लेके जाएगा। मतलब आप इन 5 को अप्लाई करके एक नया ब्रांड खोलना है। अब यहाँ तक तो सारा डिसाइड हो गया था, अब डिसाइड कर लिया कि नॉर्थ इंडियन करना है, बिकॉज North Indian restaurant market is the biggest segment. So almost I think 28 or 29% of the segment is North Indian. That's not even Delhi, it's all over India. So people, North Indian is the most preferred cuisine. So मैंने बोला यार अब ये करना है, कुछ क्या करें। और मैं एक और चीज़ बड़ी बिलीव करता हूँ कि आप कोई भी ब्रांड खोलो या कुछ भी आप बिजनेस चलाओ, इफ़ यू हैव सम यूनिक स्टोरी, आपको हमेशा ऑर्गेनिक PR मिलेगी। तो आपको जाके कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, लोग आगे खुद बात करेंगे, बिकॉज आपकी कोई स्टोरी होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। वो कहते हैं ना हुक। सो बट दैट हुक कैन ओनली गेट समवन टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम।
ये नहीं कि वो उसी को हमेशा चलाते रहोगे आप। हाँ, स्टोरी से बंदे को एक जगह एक बार अपने रेस्टोरेंट में ला सकते हो। बार बार वो तभी आएगा जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। So I always say that, I can get anyone to my restaurant first time because of the story or, whatever. But the second time, he will only come if he likes the food or the product. Because otherwise, वो क्यों आएगा खाने फिर से? So that was one thing. तो मैं स्टोरी सोच रहा था। फिर राघव मेरा बचपन का दोस्त है। तो राघव जग्गी और मैं, हम दोनों सेंट कोलंबस स्कूल में गए थे। सेंट कोलंबस स्कूल में हम 5 साल की उम्र से दोस्त थे, KG से दोस्त थे। तो हमने ऑब्वियसली हम वी वर लाइक बोथ बिग फूडीज। तो मैं, राघव की फैमिली का रेस्टोरेंट था एक वहाँ पर मोती महल के नाम से, जो उन्होंने 1947 में उसके ग्रैंडफादर ने खोला था और अप टू 1992 उनके पास उनका था साथ में। फिर 1992 में उन्होंने और उनके पार्टनर्स ने वो रेस्टोरेंट बेच दिया था। राघव की फैमिली 1992 के बाद एग्जिट कर गई थी। तो जब हम 10-11 साल के तब जाते थे वहाँ खाना खाने के लिए मोती महल में और खाना खाते थे उनका। और वी आई यूज्ड टू लव बटर चिकन एंड दाल मखनी। तो मेरा बचपन से शौक था इंडियन फूड का। तो सो राघव को मैंने राघव में बैठे थे एक बार 2015 की, मैंने बताई आपको स्टोरी, जब मैं सारे अपने रिवाइव करने की सोच रहा था कि क्या करूँ मैं अब मैं। तो 2015-16 में राघव से मिला मैं, हमने बात करी। तो राघव ने बोला देखिए मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए, उनके ग्रैंडफादर उस टाइम अलाइव थे, ही वाज अबाउट 93-94 years old दैट टाइम। So he said, I want to make the world know about my grandfather's legacy. मैं बोला, when he told me that his grandfather invented butter chicken dal makhani, बोला इतनी बड़ी स्टोरी है, लोगों को पता ही नहीं है कि तेरे grandfather was a part of that restaurant and he this is the revolution which was started. अगर आप सोचो तो आज दुनिया में कहीं भी आप जाओ, हर इंडियन रेस्टोरेंट में 2 डिशेस जरूर मिलती है, बटर चिकन और दाल मखनी। अब वो शुरू कहाँ से हुई? दिल्ली से। और दिल्ली में ये जो 3 लोग पार्टनर से मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, उन्होंने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन स्टार्ट करी कि लाखों रेस्टोरेंट में वही डिशेस मिलती हैं। सो एंड नो वन न्यू अबाउट हिम। अब किसी को खोलना है अपना खुद का रेस्टोरेंट, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? स्टार्टिंग इसको टुकड़ों में बांटते हैं। सबसे पहले रिसर्च, कि हमको कौन सा प्रोडक्ट करना है, किस कैटेगरी में करना है। जैसे हमने प्राइस गैप्स के बारे में बात करी, तो अलग अलग प्राइस पॉइंट पे हम कर सकते हैं, किस ऑडियंस के लिए करना है, लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंटीरियर्स कैसे मैटर करेंगे। सो आपको एक बात जरूर मैं बोलना चाहूँगा बिफोर आई टेक अप ऑल योर पॉइंट्स। एक बड़ा गलत परसेप्शन है दुनिया में कि रेस्टोरेंट बिजनेस बड़ा ग्लैमरस होता है, बड़ा आसान होता है। आई थिंक वो रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट ऑफ इट। रियलिटी में सबसे मुश्किल बिजनेस होता है ये, और सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ फेलियर भी है इसमें। और देयर इज नो एंट्री बैरियर, एनीवन कैन जस्ट ओपन अ रेस्टोरेंट। कोई आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, एनीवन कैन गो एंड ओपन अ रेस्टोरेंट। सो बहुत मुश्किल होता है एक रेस्टोरेंट बिजनेस में ना। सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार हम खाना अच्छा बनाता है खोल लेते हैं, या हमको ना हम बड़े अच्छे शेफ हैं, या कोई ना कोई एक रैंडम रीज़न से, या मुझे ना बड़ा पसंद है इंटीरियर बनाना अच्छा, ऐसे रीज़न नहीं होने चाहिए। अगर आप में इतना पैशन है कि आप एक 24 में से 16 घंटे काम कर सकते हो, वीकेंड्स में भी काम कर सकते हो, फैमिली डेज में भी सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो, तभी करना है बिजनेस। ये बस सोचना है कि हम जाके वहाँ पर चिल करेंगे रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ बैठ के, उल्टा होगा। आपकी फैमिली घर पे बैठी होगी, आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग अ न्यू रेस्टोरेंट ब्रांड, और रेस्टोरेंट आपको पूरा टाइम खुद लगाना पड़ता है। मैंने भी किया था जब मैंने पहले रेस्टोरेंट खोला था। मैं पहला रेस्टोरेंट जब मैंने 2000 दरियागंज खोला था 2019 में, इट वॉज लाइक आई वॉज पुटिंग माई फुल टाइम इन टू इट। मैंने 18 घंटे टाइम लगाया उसमें। जैसे स्टीव जॉब्स की कहावत है कि इफ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग यू विल परसेवेयर टू डू इट। सो अगर आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पैशन एंड परसेवेरेंस, इन दोनों को बड़ा होना, कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपके अंदर एक चीज़ का पैशन है, तभी आप उसके अप्स एंड डाउन्स सह पाओगे, वरना मतलब अप्स तो कम होंगे, डाउन ज़्यादा ही होंगे। सो देन वो डाउन्स को आपको गो थ्रू करने के लिए पैशन ही चाहिए। अगर आप पागलपन चाहिए कि भाई मैं कर लूँगा ये, अदरवाइज कोई भी नॉर्मल पर्सन विल fall apart seeing the problems you face in a restaurant. I'll tell you basic things which happen in a restaurant. कि बंदे ने रेस्टोरेंट खोला पहली बार, उसके समझ किचन में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 4 शेफ हैं। एक दूसरे 4 शेफ ने मिलकर बोला हम नहीं आएंगे काम पे, आपका रेस्टोरेंट बंद, आप खुद जाकर खाना नहीं बना सकते ना। ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री टू बी। यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेरा भी, सबका मन होता है हमेशा रेस्टोरेंट खोलने का। तो मेरा भी था कि अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। मार्केटिंग एजेंसी चल रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस था, यूट्यूबर बन चुके थे, बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त थे। मैं कहा भाई मार्केटिंग तो हो गई है, दोस्तों को बुलाऊंगा, खिलाऊंगा, वीडियोस बन जाएगी और अपन तो वायरल हो जाएंगे। टेस्ट मुझे पता है क्योंकि मैं फूडी हूँ, तो मेरा टेस्ट तो मुझे पता ही है, तो चलना है। बट उसके बाद मैंने फाउंडर फिल्टर जब किया, तो कोई फूड्स का हमने किया उसके अंदर, तो उन्होंने भी यही वाली बात बोली थी, कहते हैं कि रेस्टोरेंट इतना आसान नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई,
और मेरे को रियलाइज हुआ मेरे बस की नहीं है। चलो अच्छा हुआ है, and I'm here to tell people not to discourage them, but if you I am trying to discourage people who don't have the passion for it. जिनको पैशन है वो तो फिर छोड़ो मत, फिर उसके पीछे लग जाओ, एंड उसके लिए मैं भी हेल्प करूंगा जिसको तुमको जहाँ हेल्प चाहिए। बट अगर पैशन नहीं है ना तो मत करना, बहुत मुश्किल होगा ये करना। फिर आपने बात बोली कि मैं पहले बता रहा था कि जब आज से 10-12 साल पहले तो बड़ा आसान था कि आपने कुछ चीज़ें अच्छी करी तो आपका रेस्टोरेंट चल जाता था। आज क्या है कि रेस्टोरेंट में आप जाओ, कोई भी खाना अच्छा रखने सब अच्छा रख लेते हैं, अच्छे शेफ़ मिलना मुश्किल नहीं रहा आपकी। चलो एक अच्छे शेफ़ को लाया, उसको कंसल्टेंट बना लिया, तो खाना सेट कर दे, हमारा खाना मेन्यू बना दे, एवरीवन कैन गेट सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है अच्छे, तो यू गेट द बेस्ट फूड अवेलेबल इन योर रेस्टोरेंट। आज क्या कहते हैं इंटीरियर बनाना है आपको, सारे डिज़ाइनर्स अवेलेबल है, कोई भी बंदा चाहे तो फ़ोन करके देख सकता है, अच्छा इस रेस्टोरेंट के ये डिज़ाइनर थे, इनसे मैं भी बनवा लेता हूँ। फिर क्या कहते हैं आपने स्टाफ हायर कर लिया, लोग इनफैक्ट नए लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में नए लोग आते हैं तो कभी कभी वो हाई सैलरी में भी स्टाफ को हायर कर लेते हैं। तो क्या ये अकेले मार्केटिंग एजेंसी भी हायर कर लेते हैं अच्छी, जैसे आपने बोला ये चारों चीज़ें तो बड़ी आसान है करनी, बट ये अकेले आपको एक रेस्टोरेंट को चला नहीं सकता। क्योंकि वो क्यों नहीं चला सकता कि अल्टीमेटली एक रेस्टोरेंट में क्या कहते हैं ना, कुछ चीज़ें समझाना बड़ा मुश्किल है, होता है एक्स फैक्टर, सोल। वो एक्स फैक्टर कहाँ से आता है, वो एक्स फैक्टर बड़ा मुश्किल होता है डिकोड करना, पर आपको मैं बताऊंगा, ये भी मैं आपको एक बताऊंगा एक सीक्रेट जो है कि हाउ टू डिकोड व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन अ रेस्टोरेंट। तो फिर से क्वेश्चन पे वापसी आता हूँ, सबसे पहले रिसर्च के अंदर क्या करना चाहिए? पहले जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने भी जब रिसर्च करी मैं देखा कि सबसे बड़ा सेगमेंट नॉर्थ इंडियन वाज द बिगेस्ट सेगमेंट। बट आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस सिटी में खोल रहे हैं, तो उस सिटी में आपको क्या लगता है कि किस कुजीन की मैक्सिमम डिमांड है। देखो इट कैन वर्क बोथ वेज। ये क्या एक क्वेश्चन था, क्या जो ऑनलाइन की डिमांड है क्या वही सेम चीज ऑफलाइन की डिमांड हो सकती है? ऑनलाइन क्या ऑनलाइन की डिमांड के डेटा के ऊपर ऑफलाइन की डिमांड मैप कर सकते हैं? एक्चुअली ऑनलाइन यानी कि डिलीवरी बिजनेस जो है ना वो बड़ा पैरेलल चल रहा है। आई टेल यू वन थिंग, व्हेन वी स्टार्टेड डिलीवरी कोविड के टाइम पे, आफ्टर कोविड हमारी जो डिलीवरी थी वो जितना अगर समझ लीजिए हमारी उस टाइम 50 रुपए की सेल थी और हमारी डिलीवरी 25 की हो रही थी और डाइन इन 25 का हो रहा था। आज हमारी डिलीवरी 25 ही है पर हमारी डाइन इन सेल पहुंच गई 100 रुपये। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो डिलीवरी एक अलग ही सेगमेंट बन गया है आफ्टर कोविड कि लोग जो डिलीवरी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, वो डाइन इन जो कर रहे हैं वो डाइन इन कर रहे हैं। और आपने ऐसा देखा है जो डिलीवरी कर रहे हो और जो डाइन इन कर रहे हैं आइटम सेम है? वन मोर थिंग आई विल से कि आप ये समझो कि एक रेस्टोरेंट में बाहर आप जाते हो तो सिर्फ खाना खाने भी नहीं जाते हो, आप जाते हो जाके यू वांट टू जस्ट गो आउट एक फॉर एन आउटिंग, यू वांट लाइक आफ्टर द कोविड सब एवरीवन रियलाइज किया थोड़ा बाहर जाना है, लोगों को मिलना है, किसी को सेलिब्रेट करना है, कुछ अपनी फैमिली के साथ डिनर पे लेके जाना है, किसी को बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी है। इनफैक्ट इंडिया में ना सिर्फ 2 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, या तो मूवी देख लो या खाना खाने चले जाओ। इट्स द रीजन, द नीड इज डिफरेंट, द सोशल नीड टू गो आउट एज वेल। और एक जो घर पे खाना मंगा रहा है उसको मुझे कहीं मुझे घर पे आना है, मुझे कहीं इधर निकलना नहीं है, आई एम हैप्पी वॉचिंग माई मूवी और डूइंग व्हाटएवर, मेरी फैमिली घर बैठी है, हम साथ में बैठे हैं, हमको चाहिए खाना अच्छा और हमको घर पे खाना मंगवाना है, तो वो एक अलग ऑडियंस बन गई है। तो मतलब ओवरलैप करती है, कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है। मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जोमेटो अपने को ऑप्शन देता है रिसर्च करने का लोकेशन का, तो हम हर लोकेशन के ऊपर देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, बिल्कुल सही काम है, मेरे क्या उसी को मैप कर सकते हैं हम? नहीं बिल्कुल। सो एज फार एज डिलीवरी इज कंसर्न, यस, तो एक तो बहुत अच्छा डेटा मिलता है जोमेटो से। जैसे जोमेटो में हम काम करते हैं, मैं भी जब कोई रेस्टोरेंट नया करने वाला होता हूँ तो आई टॉक टू देम एंड दे गिव अस इनसाइट्स कि आप इस एरिया में खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत स्कोप है। एंड एज फार एज डाइन इन बिजनेस यानी कि जो डाइन इन वाला बिजनेस है उसका डेटा बहुत कम अवेलेबल है। मार्केट सर्वे कैसे होता है, मैं डिसाइड किया कि मैंने इस एक लोकेशन में रेस्टोरेंट खोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि रोहिणी में बोलना है, हाँ रोहिणी में खोलना है, आप क्या करोगे, पहले रोहिणी में देखोगे कि उस और कौन से रेस्टोरेंट्स हैं उस कुजीन के जो आप सोच रहे हो, कि आप या पहले जाकर आप सारे रेस्टोरेंट में जाके एक सर्वे करोगे। आप कहीं भी जाओगे ना, आप किसी से पूछ सकते हो कैसा चल रहा है, क्या सेल है आपकी, या कोई आप मार्केट में भी बात लोगों को पता होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है इस मार्केट में, उस मार्केट में क्या चल रहा है। बहुत लोगों के बाद नॉर्मली लोग सर्वे भी कराते हैं। आई एम ऑल्सो द को चैप्टर हेड ऑफ NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो हमने अभी एक रिलीज करने वाले हैं IFSR रिपोर्ट। दिस इज अ रिपोर्ट जो हर 3 साल में एक बारी आती है, पूरी इंडस्ट्री का सारा डेटा हमने इसमें डाला हुआ है कि किस मार्केट में, किस सिटी में क्या बिकता है, किस सिटी में क्या मार्केट शेयर किसका है। तो आपको सबसे बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि 5,000 रुपये की है कुछ, अभी रिलीज नहीं होने हुई है, अभी आने वाली है। दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून। जस्ट बाय दिस रिपोर्ट आपको हर सिटी वाइज डेटा सब दिख जाएगा उसमें,
किस सिटी में क्या कुजिन ज़्यादा बिकती है, या किस सिटी में किस एज ग्रुप में क्या सेल होती है, और क्या एरियाज भी हैं उसमें। ये भी मेंशन है बाय द वे कि ये एरियाज जो अच्छे चल रहे हैं सिटी में इस रेस्टोरेंट के लिए। वी मेड अ कम्युनिटी ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स वेयर एनी न्यू पर्सन कमिंग इन, ये ना हो कि वो बेसिक चीज़ों में गलती कर जाए कि मुझे यहाँ खोलना चाहिए था कि नहीं, या मुझे यहाँ ये रेंट मैंने ज़्यादा तो नहीं ले लिया। वो अगर हमारे पास आए तो हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो अब मेरे को रिपोर्ट से आइडिया मिल गया कि क्या क्या ट्रेंड है। तो क्या मेरे पास दो ऑप्शन है, एक जो एक्चुअल मार्केट में डिमांड है, ट्रेंड है, या दूसरा जो मैं करना चाहता हूँ। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है और हमको लगता है यार ये वाली चीज़ करनी है। उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे गैप है जो हम सोच रहे हैं उसको करने का। Yes. और दूसरा है जिसमें डिमांड है वही कर देते हैं। जब मैं नॉर्थ इंडियन करने की सोच रहा था, सबने मुझे बोला कि तो इतनी बड़ी कंपटीशन है, इतना बड़ा, इतने सारे रेस्टोरेंट है, तो तुम क्या करोगे आके ऐसा। पर मैंने जो देखा और समझा बड़े ध्यान से कि मुझे गैप दिख रहा था, मुझे बहुत बड़ा गैप दिख रहा था कि जितने भी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट से, लाइक आई सेड, एक तो स्वीट स्पॉट मैंने देखा प्राइसिंग पॉइंट का। यू नो व्हाट वी वर डूइंग व्हेन वी वर लॉन्चिंग द रेस्टोरेंट, कि इसमें इंग्रेडिएंट्स को कम कर दो, मेक इट यू नो सो पीपल कैन टेस्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स। उसमें आप कोई भी सिंथेटिक चीज़ें मत डालो, कोई पैकेट प्रोसेस चीज़ें मत डालो, freshly churned butter डालो, don't put packet of cream, freshly churned cream डालो. So lot of things like that. Even the tomatoes we specially chose कि कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे. So उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली ना आज कस्टमर को पता चल जाता है ये मैं खाना खा रहा हूँ ये फ्रेश है कि नहीं. सो आई वुड से वन थिंग दैट अगर आपको कुछ भी करना हो और आपको लगता है ये मार्केट में कंपटीशन बहुत है इस सेगमेंट में, यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि मैं क्या अलग करने वाला हूँ या करूँगा जो लोगों को पसंद आएगा. मुझे लगा कि मैं खुद कंज्यूमर था एक्चुअली, मैं खुद नॉर्थ इंडियन बहुत पसंद करता था, बचपन से खाता आया हूँ. मैंने एक दिन रियलाइज़ किया कि मुझे आज जाके नॉर्थ इंडियन खाना है अपनी फैमिली के साथ, जो जगह ही नहीं समझ आ रही, क्योंकि जहाँ मैं गया तो जो पुराने रेस्टोरेंट थे उनकी क्वालिटी डाउन हो गई थी, वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनके वो पुराना नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने नहीं संभाला, या जो पुराने वही शेफ्स चल रहे हैं तो उन्होंने पुराने वो कुजीन दे नहीं रहे थे ढंग से, और जब नए खोल रहे थे वो बिल्कुल एकदम खाने को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे थे. मैंने ये तो कुछ है ही नहीं खाने को अच्छा यार नॉर्थ इंडियन में. तो मैंने वो खुद ही गैप देखा, बिकॉज मैं खुद कंज्यूमर था नॉर्थ इंडियन का. जो अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे इसमें ये अलग करना है, तो आप जो आपका टारगेट कंज्यूमर है खुद हो या जो भी है वो, आप चेक करो कि क्या उनको ये पसंद आएगा. यू हैव टू बी वेरी कन्विंस्ड ऑन. कभी कभी तो देखो यू हैव टू टेक अ प्लंज एंड यू हैव टू गो विथ योर, कहते हैं गट फील, और गट फील भी बहुत एक्सपीरियंस से आती है. इट डजंट कम जस्ट लाइक दैट. तो वो तुक्का मत मारो. अगर आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का और आपको लग रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस है कि ये मैं जो करना चाह रहा हूँ ये सही चलेगा, तो देन डू इट. अदरवाइज गो टू पीपल एंड टेक एडवाइस. सबसे बड़ी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि मैं जो कह रहा हूँ कि आज जो हमको भी करना चाहिए एज रिस्पॉन्सिबल रेस्टोरेंट हम कर रहे हैं एरिया में, आप जाके और लोगों से बात करो जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, रेस्टोरेंट से जाके मिलो, जो समझ लो जो सेगमेंट आप करना चाहते हो. लोगों को लगता है यार कोई हमसे बात करेगा नहीं करेगा, बट आई रियलाइज वन थिंग, आई हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम सो मेनी पीपल एंड जस्ट गॉन अप टू देम, एंड मोस्ट पीपल आर फॉरथकमिंग एंड दे गिव यू एडवाइस. ऐसा नहीं है कि कोई बोलता नहीं हम नहीं बताएंगे हमारी ट्रीट सीक्रेट है, ऐसा कोई नहीं होता. आजकल 90% लोग जो मैंने फेस करे हैं, हमारे ग्रुप में हम जितने हमारे रेस्टोरेंट हम साथ में घूमते हैं, एवरीवन इज सो हैप्पी टू हेल्प अदर्स. अब मैं अपना रिसर्च का तरीका बताता हूँ. मतलब मैं थोड़ा डिजिटल वाला हूँ, तो रेस्टोरेंट की रिसर्च अगर मैं करता तो कैसे करता. मैं क्या करता, मैं गूगल पे सर्च मारता जो भी मैं करना चाहता, तो उस सारे रेस्टोरेंट्स की गूगल रिजल्ट देखता. वहाँ पे दिखाई देता है किस टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कितना ट्रैफिक होता है. एक रिव्यू से आइडिया मिल जाता है कितने लोग आए होंगे. अगर कहीं पे 1000, 2000, 5000, 10,000 रिव्यूज दिखाई दे रहे हैं तो दिस मीन्स बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट होगा. उससे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस भी नीचे दिखाई देता है कि किस टाइम पे पीक होता है, किस दिन पीक नहीं. हाँ, गूगल ट्रेंड्स में दिखाते हैं वो काफ़ी, गूगल लिस्टिंग में भी दिखाता है. अच्छा. उसके बाद रिव्यूज में जाओ, और बेस्ट तरीका रिव्यूज में 5 स्टार रिव्यूज देखो और उसकी लिस्ट बना लो. 1 स्टार रिव्यू देखो उसकी लिस्ट बना लो. तो 5 स्टार रिव्यू से आपको ये पता लग जाएगा कॉम्पिटिटर क्या अच्छा कर रहा है, जिसके ऊपर हम डबल डाउन कर सकते हैं. जो 1 स्टार रिव्यू होते हैं उससे आप ये देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर क्या गलत कर रहा है. वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. नहीं, बाय द वे रिव्यूज तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. हम खुद मैं अपने हर रिव्यूज सारे खुद स्कैन करता हूँ रोज. इफ आई नॉट एबल टू रीड ऑल ऑफ देम, बट आई स्कैन ऑल ऑफ देम कि ट्रेंड क्या चल रहा है. कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप, बी क्लोज टू योर कस्टमर. डोंट लेट डोंट गेट अवे. इतना दूर में जाओ अपने कस्टमर से कि तुम खुद जो तुमको लगे वो सही लगे तुम वो करो. तुम वो करो जो तुम्हारे जो कस्टमर कह रहा है, एंड उसको लिसन टू हिज फीडबैक. हाफ ऑफ द टाइम्स इट मेक्स सेंस, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट. तो फिर क्या करूंगा, जैसे रोहिणी की बात करके चले तो रोहिणी में मैं सर्च मारूंगा रेस्टोरेंट नियर भी, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट नियर भी, मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी. अब
जिनके रिव्यूज ज़्यादा होंगे दिस मीन्स कि वो पॉपुलर है, जिनके जो पॉपुलर है मतलब उनका फुटफॉल ज़्यादा है, तो उसको हमको ज़्यादा वेटेज देनी है हमारे रिसर्च के अंदर। मतलब उनके रिव्यूज़ की जो पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं, जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं, उसको देखना है। जिसके रिव्यूज़ कम हो गए उसको मैं वेटेज उतनी नहीं दूंगा। पर साहिल यहाँ पर से वन थिंग, देखो आप ये सोचो कि एक ही कुजीन है, समझ लीजिए कि चाइनीज कुजीन है, आप देख रहे होगे दो रेस्टोरेंट, एक के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, एक के बहुत बुरे रिव्यूज, दोनों चाइनीज हैं, पर वो रीजन ये नहीं कि वो चाइनीज लोगों को पसंद नहीं आया, वो रेस्टोरेंट में भी अच्छा खाना नहीं दे रहा। रिव्यू से आपको ना ट्रेंड पता लग जाएगा। अगर आप रिव्यूज पढ़ोगे ना तो लिखा होगा टेस्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। नेगेटिव रिव्यूज में लिखा होगा सर्विस बहुत बेकार थी, बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है उस एरिया की वो क्या है। ये लोग टेस्ट सेंट्रिक ज़्यादा है। जैसे आप रिसर्च करते हो ना तो आपको मतलब ये बेसिकली मेरी मार्केटिंग रिसर्च में हम बिजनेस रिसर्च पे करते थे, मैं सेम रेस्टोरेंट पे वही लॉजिक लगा रहा हूँ। तो आपको कीवर्ड्स पता लगने लग जाएंगे, या इस लोकेलिटी का जो बंदा है वो टेस्ट वाला है, इसको एम्बियंस चाहिए या एम्बियंस नहीं चाहिए। और मैं तो एक और चीज़ बोलूँगा, जो गूगल रिव्यूज़ है मतलब जो गूगल लिस्टिंग है उसमें डॉलर भी लिखा हुआ आता है कि वो उसका प्राइस रेंज क्या है। तो एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही है कि अगर कोई जो आपने प्राइस रेंज की बात करी थी 1000 रुपये रेट वालों को 1000 वाले से कंपेयर करोगे तभी उसके रिव्यूज़ आप चेक कर पाओगे। फिर मेरे को अब मान लेते हैं ये वाला तरीके से भी किसी ने रिसर्च कर ली, लोगों से बात करके भी उन्होंने रिसर्च कर ली, ये सब करने के बाद मेरा बहुत सारा डेटा आ चुका है। अब उनको एक आइडिया मिल चुका है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किस लेवल का टेस्ट रखना है, कहाँ करना है और कहाँ करना है। अब ये मान के चलते हैं ये मेरे को कुछ समझ में आ गया है। अब व्हाट्स नेक्स्ट? सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है लीगैलिटीज, जो लाइसेंसेस। एक बड़ा स्ट्रेंज रूल है दिल्ली में, आई मीन जो एटलीस्ट दिल्ली में और इंडिया में मोस्टली यही है। दिल्ली का जो तो दिल्ली में आपको अगर आपको लाइसेंस लेना है, पहले आप लेते हो एक हेल्थ लाइसेंस, एमसीडी का लाइसेंस टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, वो ले लेते हो। फिर उसके बाद आप रेस्टोरेंट तैयार करते हो, फिर आप लिकर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। और अगर पता चला बाद में कि उनको ये जगह सही नहीं है तो आपको लिकर लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो इमेजिन ऐसा इतने लोगों का ऐसा हो चुका है जो रेस्टोरेंट पूरा बना के तैयार करके अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, पता चलता है कि जगह लाइसेंस के लिए ही नहीं, द स्पेस वॉज नॉट सूटेबल टू गेट मे बी फायर इंडस्ट्री वानी मिल सकती थी, या वो जगह मे बी समझ लो 100 मीटर में आ जाती किसी मंदिर से या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और लाइसेंस नहीं मिला उनको। सो वॉट दे कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आइडली तो ये होना चाहिए कि आप पहले अप्लाई करो इस जगह पे मुझे लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं, फिर मैं रेस्टोरेंट बनाना शुरू करूँ, पर ऐसा है नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रहे हो। पहले तो वो जगह कमर्शियल है कि नहीं। आजकल ना बड़े ग्रे एरियाज भी होते हैं कि अच्छा ये जी कमर्शियल है बिकॉज यहाँ पर ये अलाउड है, या वो या लाल डोरा है या क्या है। देयर आर वेरी मेनी ग्रे एरियाज ऑल्सो। फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट टू एनीवन कि अगर आपको पहले रेस्टोरेंट खोलना है तो आप पहले सबसे पहले तो एक कोई कंसल्टेंट हायर करें, या फिर जैसे बताया मैंने कि हमारे जैसे एक इंस्टीट्यूट, ये जो एसोसिएशन है रेस्टोरेंट की, वो ज्वाइन करें। वो आपको सबको गाइडेंस ले अपनी कि ये रेस्टोरेंट मुझे अगर खोलना है तो कौन सी जगह पे मुझे लाइसेंस मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको सबसे पहला जो लाइसेंस होता है वो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, जो हेल्थ लाइसेंस होता है वो एमसीडी देती है आपको, और जो सेंट्रल एरिया दिल्ली में वो एनडीएमसी देती है। तो दिल्ली में आपके दो है अथॉरिटीज़, एक एनडीएमसी जो सेंट्रल एरिया में है और एमसीडी। अब यहाँ पर आप जब अप्लाई करते हो, एनडीएमसी बहुत मुश्किल होता है लाइसेंस लेना बिकॉज वो हेरिटेज एरिया है, वो सीपी इज ऑल ओल्ड हेरिटेज एरियाज, तो वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। दे आर ऑलमोस्ट 10-12 लाइसेंसेज यू हैव टू गेट। पहला सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, और वो आपको तभी देंगे उस जगह पे वो लीगली अगर अलाउड है वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलना कि नहीं कमर्शियल। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जाके लोकल अपने ऑफिस पे एमसीडी जाके बात कर सकते हैं, आप आरटीआई डाल सकते हैं कि मुझे बताइए कि ये जो जगह है यहाँ पर ये कमर्शियल है कि नहीं, अगर आपको कोई डाउट है तो। अदरवाइज क्या होता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स भी होते हैं। एक आप चेक कर सकते हैं दिल्ली का मास्टर प्लान, दिल्ली का एक मास्टर प्लान है जो एमसीडी ने रिलीज़ किया था। दे हैव मेंशन कि ये रोड्स यहाँ कमर्शियल है, तो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी उसमें मास्टर प्लान में कमर्शियल में आ रही है तो यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि वो कमर्शियल है। पहला एक्सपेक्ट तो वो होता है। फिर आपको ये चेक करना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी में जो आप रेंट पे लेने जा रहे हो, अगर ये कोई स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है तो जो ओनरशिप सही है कि नहीं उसकी, यू हैव टू चेक द पेपर्स ऑफ द ओनरशिप। देन यू हैव टू चेक दैट प्रॉपर्टी जो है वो क्या वो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं करी गई है। फिर सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चेक करना चाहिए सैंक्शन प्लान, कि उस जगह का समझ लीजिए कि अगर ये 3 फ्लोर है और 9000 स्क्वायर फीट जगह है तो क्या सैंक्शन प्लान में 9000 स्क्वायर फीट कहता है, या सैंक्शन प्लान 6000 कहता है और 9000 बनी हुई 9000 बनी है प्रॉपर्टी। फिर एमसीडी उसमें इशू डाल सकता है, एनडीएमसी उसमें इशू डाल सकता है, ये तो है ही नहीं ऑथराइज्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दीज थिंग्स। फिर आप आजकल जो रूल है उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है कि आपके पास फायर एग्जिट है कि नहीं। तो 2 फायर एग्जिट होने बहुत जरूरी है कि फायर
सो दैट देयर इज द फायर डिपार्टमेंट भी आपको क्लियरेंस देता है, और जब तक फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस नहीं देता आपको लिकर लाइसेंस नहीं मिलता। सो बहुत लोगों के लिकर लाइसेंस नहीं मिल पाए होंगे बिकॉज की फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ही मिली उनको। तो ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट लाइसेंस होते हैं, तो आपका एमसीडी का होता है, फिर आपका फायर डिपार्टमेंट का होता है, फिर आपका एक्साइज से होता है जो लिकर का। ये 3 मेन है, पर इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। फसाई होता है। ये हाँ, फसाई तो वो बेसिक होता है, वो आ जाता है बड़े आसानी से। फोर्थ होता है पुलिस लाइसेंस, जो दिल्ली में तो है, बहुत जगहों में शायद दिल्ली के बाहर नहीं होता। तो 4 होते हैं, पहले आपने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लिया, फिर आपने पुलिस लाइसेंस लेना होता है, पुलिस से क्लियरेंस, फिर आपने फायर एनओसी लेनी होती है, वो लेने के बाद फिर आपको लास्ट में एक्साइज मिलता है। तो बहुत लोग हमें रेस्टोरेंट तैयार करके सारे लाइसेंसेस तीनों लेके फिर अप्लाई करते हैं लिकर के लिए। उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप एक्साइज डिपार्टमेंट जाओ और चेक करो कि ये जगह जो है यहाँ पर लीगली लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं, और या तो और अपनी रिसर्च करो उस तक। तो ये लाइसेंस जो मैंने आपको बताया, 4 जो लाइसेंस है, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट लाइसेंस हैं। इनके अलावा भी होते हैं, डीपीसीसी होता है, बहुत अलग अलग लाइसेंसेस भी होते हैं, एफएसआई भी होता है, बट दीज 4 नीड टू बी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज कर जाते हैं इस चक्कर में कि वो गलत प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या गलत जगह पे प्रॉपर्टी ले बना लेते हैं, या जो लाइसेंस नहीं मिलते उनको। बेस्ट तो ये है कि अगर आपको कोई एक तो तरीका है कि आपको मिल जाए, कोई कंसल्टेंट मिल जाए, जो लीगल कंसल्टेंट मिल जाए इसके लिए, या फिर आपको कोई एसोसिएशन टाइप जैसे बताइए मैंने कि एनआरआई में आइए, रोज एडवाइस लीजिए, या तीसरा फिर अपने आप खुद जाके थोड़े रिसोर्सेज लोगों से बात करिए, अथॉरिटीज़ में खुद जाइए, उनसे आरटीआई लिखिए कि मुझे बताइए कि ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है कि नहीं। दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीगैलिटीज़ को चेक करें। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करें। हाँ, उसके बाद पहले फिर आपने सब कुछ अगर आपको ओके है और प्रॉपर्टी आप तभी आप प्रॉपर्टी साइन करोगे, आप प्रॉपर्टी की लीज साइन करोगे। आप जो जगह लोगे रेंट पे लोगे, बिकॉज लाइक आई सेड इट डजंट मेक सेंस टू बाय, सो यू रेंट आउट अ प्रॉपर्टी। तो आप इनफ टाइम लोगे बनाने के लिए रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट में आप लैंडलॉर्ड से लेते हो रेंट पे, उनसे आप कुछ रेंट फ्री पीरियड मांगते हैं। हम नॉर्मली वो 4 महीने हम मांगते हैं, बिटवीन 3 to 4 months मिल जाता है आपको। फिर आपको उस 3 to 4 months में आपको अपना रेस्टोरेंट तैयार करना है, ताकि आपको बहुत लोग ऐसा होती ये भी होता है, गलती होती है कि वो सोचते हैं हम 4 महीने में खोल लेंगे, पर उनका डिले हो जाता है, वो 6-7 महीने चले जाता है। तो जो ओवरहेड होते हैं, वो 3 महीने के जो एक्स्ट्रा रेंट होते हैं, दैट रियली इफेक्ट्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पहले तो आप 4 महीने में अगर आप नहीं खोल सकते और आपको रेंट फ्री पीरियड 4 महीने का मिला है, आपको पता है 6 महीने लगने हैं, तो वो 2 महीने एक्स्ट्रा साइड में रखना। प्रोजेक्ट अगर आपका जितने भी आप पैसे लगाना चाह रहे हो रेस्टोरेंट में, वो 2 महीने की रेंट की कॉस्ट को अलग से साथ में जोड़ के रखना कि हमको लगेगा टाइम इतना। सो नंबर 1 इज दैट। तो पहले आप लीज कितने साल की होती है? नॉर्मली आजकल आई वुड सजेस्ट कि कोई भी लीज आप 9 साल से कम तो ना करो। कुछ मॉल्स होते हैं जो 6-7 साल में से ज़्यादा नहीं करते, जैसे DLF मॉल्स है, पैसिफिक मॉल्स है, दे लीडिंग मॉल्स वो डोंट डू अ बिगर लीज। पर उनके प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, बिकॉज अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो दे विल रिन्यू इट ऑल्सो आफ्टर 6 years। It's always better to have a lease of 9 to 12 years. So आप सिक्योर हो, आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो आपको रिकवर करने में भी टाइम लगता है। So you want to be secure, so you should do a lease for at least 9 to 12 years. 9 years तो हो जाती है नॉर्मली, 12 years अगर आप पुश कर सके तो। एंड उसमें एक और चीज़ होती है कि लॉक इन पीरियड। एक गलती जो बहुत लोग कर जाते हैं कि आपने जो लॉक इन पीरियड देना है वो 2 से 3 साल से ऊपर नहीं देना है। कि अगर उसका लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है, आपने अगर ये प्रॉपर्टी छोड़ी तो आपको 2 साल या 3 साल जो भी लॉक इन पीरियड, उतना रेंट अपफ्रंट देना पड़ेगा, आपने पहले छोड़ दी तो अगर आपने आप 2 साल बाद या 3 साल बाद छोड़ सकते हो प्रॉपर्टी अगर आप चाहो तो। बट जो लैंडलॉर्ड की तरफ से होता है वो लॉक इन पूरे टर्म के लिए होता है, 9 years के लिए। क्योंकि वो बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि वो लिखवाते नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में आपने पैसे लगाए और 2 साल बाद 2 साल का लॉक इन पीरियड आपका है और लैंडलॉर्ड के भी 2 साल है, तो 2 साल बाद अगर रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है आपका, वो बोल सकता है आप जाइए जी, मैं किसी और को दे रहा हूँ। 9 years लॉक इन पीरियड आपका लैंडलॉर्ड का होना चाहिए, और आप अपना जो लॉक इन पीरियड दे रहे हो वो 2 से 3 साल में कहीं भी आप जो नेगोशिएट कर सको। तो एक तो ये फैक्टर होता है। लीज साइन करी आपने, फिर आपको बताया लाइसेंसेस हो गया, लीज साइन करी, और उससे पहले आपने इसी के साथ साथ यू हैव टू हायर इंटीरियर डिज़ाइनर। आपने इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया, उसको कॉन्सेप्ट समझाया अपना कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है। फिर आपने साथ में किचन प्लानर को आप लग रखा। अगर आपका पहला रेस्टोरेंट है तो आप कोई किचन प्लानिंग कंसल्टेंट को बुलाए, और या फिर किचन वेंडर जो होते हैं जो किचन इक्विपमेंट करते हैं, वो कभी कभी वो खुद भी डिज़ाइन कर देते हैं किचन। तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट दिस, पहले तो बताओ तुम करना क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर थीम ऑफ द रेस्टोरेंट, व्हाट इज़ द कुजीन यू वांट टू सर्व। तो ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में पहले क्लियर होने चाहिए। फिर आप बिठाओगे अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को सामने, यू टेल योर इंटीरियर डिज़ाइनर मैं ये कुजीन करना चाह रहा हूँ, ये मेरी लुक एंड फील में चाह रहा हूँ, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो ये मुझे इस तरह का
मेरा थॉट है, इस तरह के मेरे आइडिया है, इस तरह के मुझे कलर्स यूज़ करने हैं, इस तरह की मुझे थीम बनानी है। तो एक आप वो समझाओगे उनको, और साथ साथ आप अपने जो किचन प्लानर या किचन वेंडर है उनको बताओगे कि मेरे ये कुजीन है, तो मेरा ये मेन्यू है। अगर आप एक मेन्यू जो बनाओगे उसी के हिसाब से किचन बनेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर मेन्यू में रखा है कि मुझे तवा चिकन देना है, तवा पनीर देना है, तो तवा तो रखना पड़ेगा ना किचन में। अगर मैंने रखा है कि मुझे कोई तंदूरी चिकन देना है, तो आई हैव टू हैव तंदूर्स इन द किचन। वट एवर डिशेज आपके मेन्यू में होंगी उसी के हिसाब से इक्विपमेंट डिसाइड होगा। सो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए मेरा मेन्यू क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर बेसिस पे आपके ये दो जो मेन की वेंडर्स आएंगे आपके लिए, एक आपको जो किचन डिज़ाइन करेगा और आपका और एक जो आपका इंटीरियर डिज़ाइन करेगा। किचन को हम कहते हैं बैक ऑफ द हाउस, और जो आगे को आगे कहते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस। दैट्स व्हाट द इंटीरियर रेस्टोरेंट एरिया इज। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज ये स्टेज में बड़ा ज़रूरी है ये सोचना, हाउ डू यू डी कोड दैट। सो आई रियलाइज इन एनी प्लेस आप जाते हो, इन एनी रेस्टोरेंट यू गो, आपके ऐसा हुआ होगा, आप एक रेस्टोरेंट में घुसे बैठे, आपको लगा यार यहाँ बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पर अच्छी वाइब नहीं आ रही। सो अगर आप ये सोचो तो वो क्या है वो वाइब, उसको वाइब को मैंने डिकोड जब करा, इट कम्स टू योर 5 सेंसेस। सो आप जब एक रेस्टोरेंट में घुसते हो, आप कॉन्शियसली खाना तो खा रहे हो, योर सेंस ऑफ टेस्ट, ओके, देन यू आर ऑल सबकॉन्शियसली लिसनिंग टू द म्यूजिक, कि ऊपर म्यूजिक क्या प्ले हो रहा है। सबकॉन्शियसली यू आर ऑल्सो स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस अराउंड द रेस्टोरेंट, क्या स्मेल आ रही है, खाने की स्मेल आ रही है या फ्रेग्रेंस की आ रही है। यू आर सबकॉन्शियसली टचिंग एवरीथिंग। मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी चेयर पे, मैं कैसे टच कर रहा हूँ, मेरे पास इफ आई इट्स अ कंफर्टेबल मटेरियल की या क्या है। अगर आप देखेंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट बहुत हार्ड फर्नीचर होता है कि दे डोंट वांट यू टू सिट टू लॉन्ग। इन अ कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट इट्स मोर कंफर्टेबल, व्हाई दे वांट यू टू फील कंफर्टेबल। देयर द सेंस ऑफ साइट, इंटीरियर्स, एंड इंटीरियर्स ऑल्सो लाइटिंग, कि लाइटिंग कैसी है, डिम है, क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा शार्प लाइटिंग तो नहीं है। So when you see all of these 5 things together, put together, it is the vibe of a restaurant. तीसरा, when you listen to the music, मैंने म्यूजिक बड़ी ध्यान से मैंने क्यूरेट किया था। जब मैं म्यूजिक चूज कर रहा था तो आई सेड ओके लेट्स डू ओल्ड सॉन्ग्स sung by न्यू आर्टिस्ट। सो क्या होगा कि हर जनरेशन को सूट कर जाएगा, क्योंकि जो स्टाइल होगा वो यंग जनरेशन को अच्छा लगेगा, और जो लिरिक्स है वो ओल्ड जनरेशन को अच्छा लगेगा। सो आई चोज हैंड पिक्ड मेनी सॉन्ग्स, and about 500 songs I've handpicked, made different playlists for different times, and that plays. Then the sense of touch, now the kind of material आप touch कर रहे हो. Sense of touch is also how the team interacts with you, how the people interaction have. That's also touch. And the last and most important was your sense of taste. So बस उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता था। तो taste was supposed to be, nostalgia and old style flavors. जो भी आप करना चाहते हो, आप उसको पहले अपने इस 5 senses वाले अप्रोच में डालोगे, कि मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ ब्रांड में, या मेरी जो कॉन्सेप्ट है, हाउ विल आई अप्लाई टू ऑल 5 सेंसेस फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन ऑल ऑफ दैट कम्स विद द 5 सेंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस स्टेज में आप जब अपने इंटीरियर डिजाइनर को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप अपने किचन प्लानिंग को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उनके साथ ये चीज़ें भी डिस्कस करो और ये वाइब को लेके आओ। किचन बनाने से पहले आपको मेन्यू बनाना पड़ता है। अब मेन्यू बनाने के लिए उस टाइम या तो आपने शेफ़ को हायर करना पड़ेगा पहले, जो आप रखने वाले हो उसको पहले ही हायर कर लो, 2 महीने पहले 2 या 3 महीने पहले, देन यू हैव टू बेयर हिज सैलरी ऑल्सो। बट इट्स बेटर टू हायर द मेन शेफ एंड मैनेजर 3 months बिफोर, ताकि वो आपकी सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर पाए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप एक कंसल्टेंट हायर करेंगे, जो आके आप बोलोगे कि 2-3 महीने के लिए आप आ जाइए और आके हमारा मेन्यू बना के रेसिपीज सेट करके ट्रेनिंग करके आप चले जाएंगे। तो या तो उसको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब रेस्टोरेंट तैयार होना शुरू होता है, अब यू हैव टू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर से आपको नेगोशिएट करना पड़ता है कि रेस्टोरेंट जब डिज़ाइन बन जाता है तो एक BOQ बन के आता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़। उसमें एक आपके डिज़ाइनर ने जो भी डिज़ाइन बनाया है उन सबकी वो क्वांटिटीज़ लिखता है, स्पेसिफिकेशंस लिखता है। फिर उसके आप 2-3 लोगों से आप कोटेशन लेते हो, लाइक टेंडर होता है जैसे उस टाइप का। पर आप छोटा रेस्टोरेंट बनाना टेंडर नहीं करोगे आप, पर आप 3 लोगों से कोटेशन लोगे। फिर आप देखोगे कि उनका हाउस द बैकग्राउंड, क्या उन्होंने अच्छे रेस्टोरेंट्स पहले बनाए हैं कि नहीं। कभी कभी लोग कम कोट कर देते हैं, बाद में जाके पता चलता है यार क्वालिटी नहीं है खाने काम में उनकी। यू हैव टू मेक श्योर पर्सन हैज सम एक्सपीरियंस इन द सेगमेंट, एंड वो प्राइसिंग सही है। मार्केट में आप प्राइस चेक करो, क्योंकि वहाँ पर भी आप हो सकता है ओवर स्पेंड कर दो, तो यू हैव टू मेक श्योर आप कंट्रोल में रखो अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट को। वो एक स्टेज वहाँ पर आता है। फिर आपका काम, जब ये डिज़ाइन बन जाता है सब कुछ लगा सेट, फिर BOQ बनता है। BOQ में आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो, वो काम शुरू करता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर को आपको ट्रैक करना पड़ता है कि, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ यू कैन इवन कीप अ पेनल्टी क्लॉज, कि कॉन्ट्रैक्टर का आपने बोला कि मैंने आपको 90 डेज दिए हैं ये रेस्टोरेंट बनाने के लिए, अगर आप 90 डेज से ऊपर गए तो आपका फिर मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी।
तो मेरे तो नुकसान हो जाएगा, मेरा रेंट सर पे आ जाएगा. सो दैट वेज यू कैन पुट अ क्लॉज लाइक दैट कि आपको नुकसान ना हो. अब जब ये सब कुछ हो रहा होगा, यू हैव टू कीप ट्रैकिंग एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू डिसाइड नाउ, एंड देन द शेफ्स, जो आपके शेफ होंगे, मैनेजर होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि सारा सामान जो खरीदना है रेस्टोरेंट के लिए, आपको जाके क्रॉकरी खरीदनी है. नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको कोई सब कुछ रेडीली अवेलेबल होता है, कुछ आपको कस्टमाइज कराना है अपने से स्पेशली, देन आपको पहले से ही ऑर्डर करना पड़ता है. तो आप क्रॉकरी, जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, बोल्स, प्लेट्स वगैरह होती हैं, क्रॉकरी, देन कटलरी, जो स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स, then glasses, all these things, you have to procure. Sometimes it's readily available, sometimes you have to order in advance. So you have to start ordering before the restaurant opens. And as per the concept, all the accessories, then, then obviously then you have to start interviewing the people. आपके जो शेफ और आपने मैनेजर ने पहले हायर कर लिए, या तो वो आपके साथ बैठेंगे और आपको हेल्प करेंगे टू हायर the whole team now. You have to find chefs, servers, all these people you have to find to hire for your team. होता ये है कि आप जिसको कोई अच्छे बंदों को मिलोगे जिनको हायर करना चाहते हो, वो कहीं जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ नोटिस पीरियड दे के आएंगे. तो ये तो है नहीं कि आप कल हायर मिलोगे और कल ही आ जाएंगे वो. So a lot of people who come from good companies, who are good people, who will have to give a notice period. वो 1 से 2 महीने का नोटिस पीरियड भी हो सकता है. और ये भी होता है कि कभी कभी वो आपको बोलते हैं हम आ रहे हैं और नहीं आते हैं 2 महीने बाद. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो भी रेस्टोरेंट में समझ लो आपने यू हैव योर शेफ एंड मैनेजर सेड कि सर वी नीड 10 पीपल, तो आप 10 की जगह आप 3-4 फालतू ही रखोगे. क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके कभी कभी होता है कि 2-3 लोग चले जाते हैं या उनको समझ नहीं आता या आपको ही निकालना पड़ जाता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे. ऑलवेज कीप अ बफर कि शुरू में आप थोड़ा एक्स्ट्रा टीम हायर कर लो. तो ये एक होता है प्रोसेस. अब इसमें हायरिंग के टाइम पे बेस्ट तो ये होता है कि आप अपने शेफ और मैनेजर बोलो अपने नेटवर्क में ढूंढें कि उनके जान पहचान में कौन लोग हैं जो अवेलेबल हैं, आना चाहते हैं. या आप फिर आप एक कोई ऑनलाइन एजेंसीज को देखें, जो HR एजेंसीज होती हैं, उनसे बात करें. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. इसमें कुछ क्लॉज कर सकते हैं जैसे छोड़ के ना भागे, बीच में छुट्टियों पे ना चला जाए, दिवाली पे ना चला जाए. देखिए सबके बड़े स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर आपको पता है कि कोई बड़ा मुश्किल होता है ये इम्पोज करना. पर आई फील दैट आजकल इतना बेसिक इंडस्ट्री में है, सबको पता है कि सारे सर्वर्स को सबको कि अगर आप एक जगह से जाओगे तो सर नेटवर्क सबका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपका नाम खराब होगा तो दे डोंट डू दैट. पर ये समझे कि 1 महीना नोटिस पीरियड मान जाते हैं लोग कि हम कभी भी जाएंगे आपको 1 महीने का नोटिस दे के जाएंगे. बाकी यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम. आजकल HR के सॉफ्टवेयर होते हैं, यू कैन ट्रैक daily, everyone can check in daily and check out daily, so you know how many days they're coming. Policy आप पहले सेट कर लो. HR पॉलिसीज भी रेडीली अवेलेबल होती है कि आपको एक कितने दिन आपको देने हैं, उनको ऑफ देना है, कितने दिन अलाउ करना है, what is the casual leaves, you can define everything and everything can be tracked through a software also. जितना आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, it will be much easier for you to save cost and have better control over your business. So that's one more thing. Then you have to look at a good restaurant management software. There are many different softwares which are available. There's a software called Posist. So it's like a lot of different softwares like that are available which you can use. And and these softwares are like end-to-end solutions where you can, track everything, from your purchases क्या हो रहे हैं आपके, what inventory management हो रही है आपकी, you're maintaining your stock, you lot of analyzing your sales, everything can be done on these softwares. अब रेस्टोरेंट तैयार हो गया, स्टार्ट कर Restaurant तैयार हो गया. उससे पहले मार्केटिंग करनी है क्योंकि हम चाहते हैं स्टार्टिंग के अंदर फुटफॉल बढ़े. राइट, लाइक वी सेड वी हैव रीच्ड द स्टेज कि रेस्टोरेंट तैयार हो गया है, आपका इंटीरियर तैयार हो गया है, आपका किचन रेडी है, आपका शेफ्स वगैरह सब टीम आ गई है. फिर एक शुरू होते हैं ट्रायल्स, फूड ट्रायल्स, मॉक ट्रायल्स. आप क्या चाहोगे कि पहले अपनी पूरी टीम वहाँ पर सामने है. मैं तो कभी सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी, ये नहीं कि आप सब टीम आए और रेस्टोरेंट खोल दिया. आप पहले अपने 1 हफ्ता या एटलीस्ट 2 हफ्ते, आपने अगर पहली बार रेस्टोरेंट खोल रहे हो, मॉक ट्रायल्स करो कि आप सारी टीम को रेडी होगी, आप अपने मेन्यू सामने रखो, अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बुलाओ कि बोलो आप आगे बैठो जैसे कस्टमर हो, खाना ऑर्डर करो, उनको खाना देखो कितने टाइम में आ रहा है, खाने की क्वालिटी ठीक आ रही है कि नहीं, उनका फीडबैक लो कि इस 2 हफ्ते में आप कुछ भी करेक्शंस करना चाहो तो कर सकते हो, आप कोई भी ट्वीक करना चाहो तो कर सकते हो. या समझो कि 15 लोग आए, उन्होंने एक डिश ट्राई करी है, 15 में 14 लोग कह रहे हैं यार ये यहाँ पर ना इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इमीडिएटली आप ट्वीक कर सकते हो उसको, तो आपको मैक्सिमम लोगों का फीडबैक मिल गया. बट देन पीपल हैव टू बी जेन्युइन ऑल्सो, पीपल गिविंग यू द फीडबैक. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा मॉक ड्रिल करो उस टाइम और मॉक ट्रायल्स करो, और उसी पीरियड पे इसी स्टेज में आप अपनी मार्केटिंग भी शुरू कर दो, प्री ओपनिंग की मार्केटिंग शुरू कर दो. अब नाउ इफ यू डूइंग अ डाइनिंग रेस्टोरेंट, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द दरियागंज स्टाइल ऑफ रेस्टोरेंट, वी ऑल्सो डू डिलीवरी. हम डिलीवरी भी करते हैं और हमारी 25% सेल डिलीवरी से भी आती है. सो
आप जाके पहले अपने को सारी जगह पे लिस्टिंग करोगे आप एग्रीगेटर्स में, यू गो एंड लिस्ट योर सेल्फ एट ऑल द एग्रीगेटर्स वेयर गूगल में अपनी लिस्टिंग बनाओगे आप, देन आप जोमेटो में अपने आप को लिस्ट करोगे, आप इजी डायना में अपने आप को लिस्ट करोगे. सो ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ देयर एंड देन क्रिएट योर ब्रांड पेजेस. अब जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप इन्हीं में मार्केटिंग कर सकते हो. अब आप जोमेटो में हो और या डाइन आउट में हो या इजी डायना में हो, तो तीनों में अब आप एक उनसे ना एक एड प्रमोशंस कर सकते हो आप टू बूस्ट योर रेस्टोरेंट्स विजिबिलिटी, कि लोगों को दिखे आपका ये नया रेस्टोरेंट खुला है. सबसे अच्छा मीडियम वो है बिकॉज आपको ऑलरेडी टारगेट कस्टमर के पास है. तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स में आप कर सकते तो स्टार्टिंग में लॉस मार्केटिंग कर सकते हैं इस टाइम पे. हो. एज एन कि आप अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस टाइम कर सकते हैं. और डिलीवरी के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म, एक जोमेटो है, स्विगी है, ये दो मेन चैनल्स हैं जिसमें आप डिलीवरी के लिए स्टार्ट कर सकते हो. यू हैव टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन दीज चैनल्स. यू हैव टू टॉक टू दीज पीपल, दीज एग्रीगेटर्स, दे विल गिव यू POCs. उन POC से आप बात करोगे, आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि कैसे आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए. इनफैक्ट देयर आर कंसल्टेंट्स हु डू दिस एज वेल, कि आपको कहाँ पर कैसे पैसे लगाने चाहिए, हाउ यू व्हाट शुड बी अ स्ट्रेटजी इन जोमेटो, स्विगी, हाउ टू एडवर्टाइज देयर. देन आपको PR में कहें तो मतलब आजकल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि प्रिंट मीडिया आप अखबार में ऐड दोगे वो इतना इफेक्टिव नहीं है. हाँ, यू कैन डू इट वंस इन अ वाइल बट इट्स नॉट गोना बी दैट इफेक्टिव. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव is create content on your Instagram pages and boost them. Ideally create some nice reels, videos, boost them. Then call influencers which are you feel are the right influencers. So आजकल ये भी एक influencers बहुत है. So you have to be very careful whom you're going to choose. Best way is to see कि आजकल I think data available होता है कि एक influencer की अगर समझ लीजिए कि एक certain number of followers है, तो उसके आप पोस्ट देखिए कि कितने उसके वहाँ पर पोस्ट में एंगेजमेंट है एज कम्पेयर टू द फॉलोअर्स, कि कितने लोग रील्स देख रहे हैं या पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, और क्या उनके किस तरह की ऑडियंस उनकी है. आई थिंक आई बिलीव दैट डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या आपके लिए सही है, आपके जो जिस तरह का ब्रांड आप जिस तरह का सेगमेंट आप करना चाह रहे हो. एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. सो यू कैन यूज देम. यूजुअली इट्स अ बार्टर डील ऑल्सो हैपेंस विद देम, कि आपने उनको बोला कि आप प्रमोट कर रहे हैं और हम आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं. कुछ अच्छे ब्रांड्स को ऐसी ऑप्शन भी मिलती है, अदरवाइज यू हैव टू पे ऑल्सो. आजकल तो देयर इज अ रूलिंग दैट इवन इन एनी इन्फ्लुएंसर हु इज गेटिंग पेड हैज टू अनाउंस दैट वी आर गेटिंग पेड, बट दैट्स ओके. मुझे ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट वाले एक गलती करते हैं. वो क्या करते हैं, फूड इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं. तो मुझे लगता है सिर्फ फूड इन्फ्लुएंसर्स का मिक्स नहीं होना चाहिए. गुड पॉइंट. आप फैशन भी लेके आओ, आप अलग अलग कैटेगरी के लोग लेके आओ, क्योंकि उनकी ऑडियंस अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, और जो वो बोलेंगे उससे अलग ऑडियंस पे अलग टाइप का कम्युनिकेशन जाएगा. वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. फूड सबको खाना है. वी कैन गेट सो मेनी डिफरेंट ऑडियंसेस फ्रॉम डिफरेंट. क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है कि सबसे कॉमन यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी है, इन्फ्लुएंसर बुला लो, फूड वाले बुला लो, फूड वाले बुला लो. फूड वाले बुलाओ, बट मुझे लगता है मिक्स होना चाहिए. वेरी ट्रू. एंड you have to be selection of the right people as well, like you said. पर बताओ, सारी मार्केटिंग आप एक तरफ, और जो एक मार्केटिंग जो सबसे ज़्यादा एक रेस्टोरेंट में चलाती है, और वो उस एक रेस्टोरेंट का वही बैकबोन होती है, और हमारे लिए भी थी, वर्ड ऑफ माउथ. दैट्स इट. वो उससे पर कुछ नहीं है. आपने अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस पे ध्यान ज़्यादा दोगे ना, आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका कस्टमर है वही आपका सबसे ज़्यादा मार्केटर बनेगा. मैंने ये ध्यान दिया था शुरू में. आज लोग सोचते हैं हमारे कि हम दरियागंज बहुत पैसे खर्च करते हैं मार्केटिंग पे. हम वी डोंट इवन स्पेंड 0.1% of our revenue on marketing, because we believe in we believe in making sure that customer experience is good, product quality is maintained. Then you don't have to do anything. Your customer is your marketer. प्लस मुझे लगता है कि ऑफलाइन के लिए मार्केटिंग, देखो दूर से तो लोग आने नहीं वाले. अगर अनटिल अनलेस आप सीपी बैठे हो या वैसे हो, अगर आप एक लोकेलिटी को केटर करने वाले, तो जो लोकेलिटी बेस्ड एड्स है वो महंगी नहीं है. Like I said, कि आप पैसों में ही आप अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो. बिल्कुल पहुंच सकते हो. और like I said कि इस लेवल पे अगर आपके पास कोई स्टोरी है, या कोई आपके पास कोई एक अच्छी कोई स्टोरी है, तो आपको एक पुश बूस्ट मिल जाता है. आई गिव यू वेरी बिग एग्जांपल. दुनिया के 3 टॉप सुपरस्टार थे हॉलीवुड के एक टाइम पे. ब्रूस विलिस, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एंड सिल्वेस्टर स्टैलोन. ये 3 टॉप सुपरस्टार्स, तीनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला था. उसका नाम था प्लैनेट हॉलीवुड रेस्टोरेंट चेन. और आप मानेंगे नहीं, वो रेस्टोरेंट चेन फ्लॉप हो गई, नहीं चल पाई. अब व्हाट इज द लर्निंग हियर, कि आप दुनिया के
टॉप 3 सुपरस्टार्स मिलके भी एक रेस्टोरेंट खोल के नहीं चला पाए। क्यों? वो एक बार कस्टमर को ला सकते हैं अपने पास, बाद में उनको फिर एक्सपीरियंस नहीं दे पाओगे तो, प्रोडक्ट नहीं दे पाओगे तो दे विल नॉट कम बैक। So you can have any story, you can have any star, anything, but if you don't have a good product, what is the point? Because ultimately it's about word of, it's about word of mouth. That's it. तो स्टार्टिंग के क्या पहले महीने हाँ, और शायद स्टार्ट से हफ्ते पहले की बात करके चले, इस पूरे पीरियड के अंदर लॉस मार्केटिंग दबा के की जा सकती है अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो? बिल्कुल करी जा सकती है। एंड अपने आप इन दैट टाइम यू वांट टू पुश एज मच एज यू कैन कि लोग पीपल गेट टू नो अबाउट यू, दैट यू एग्जिस्ट। एक बार लोगों को पता चला कि तुम हो यहाँ पर, फिर आके वो उनको अगर आएंगे फिर ऑब्वियसली उसके बाद तुमको ये भी ध्यान देना है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। उस पहले होते होते बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं। आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि यार गेस्ट को आप बोलो सॉरी मैम सर इट्स आवर फर्स्ट फ्यू डेज, प्लीज एक्सक्यूज अस इफ द थिंग वाज रॉन्ग, एंड लोग समझ जाते हैं। पर आप कभी उनसे डोंट बी रूड टू देम इफ समवन कम्स एंड सेज एनीथिंग टू यू। कस्टमर के साथ आप एक मुझे बड़ी सही चीज़ सीखी है एक इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आके, वो है पेशेंस। मतलब अपनी सारी ईगो सब भूलनी पड़ती है। कस्टमर सामने कभी आता है, इट हैपेंस समटाइम्स दैट तो हमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और कस्टमर गुस्सा आता है तो आई हैव एंडेड अप लिस्टिंग टू द कस्टमर माई सेल्फ, बट आई डिडंट रिप्लाई बैक इवन इफ इट्स नॉट अ बिग फॉल्ट ऑफ आवर्स, लाइक ओके सर फाइन, वी रियली apologize, we'll make sure your experience is better next time. So it's you learn a lot of humility in this industry. उसके बाद पहले महीने के चैलेंजेस की बात करके चले तो क्या क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं? तो challenges which come up, फॉर एग्जाम्पल आपके रेस्टोरेंट में टीम भाग जाती है। मेरे को बताया है कि लोग हायर होते हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो भागना शुरू हो जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। दैट्स व्हाई यू ऑल शुड मेक श्योर दैट यू हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा स्टाफ विद यू। देन यू हैव टू मेक श्योर आपके जो 2 बंदे हैं ना, मैनेजर और शेफ, ये एक्सपीरियंस्ड हो और अच्छे, यू हैव टू रियली केयरफुली सेलेक्ट देम, बिकॉज वो पूरी टीम को वो कैसे साथ में रखेंगे वो उनके ऊपर है। और सो मम्मी कसम चढ़ा दे इनको जाना नहीं है। नहीं, वो तो किसी को तुम रोक नहीं सकते, तुम चाहो भी तो, बट अब उनको रोकने का भी तरीका है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मे बी आर दे बीइंग पेड ऑन टाइम, जो आपने प्रॉमिस किया है कि उनको कहाँ पैसे आप टाइम पे दे रहे हो। आई हैव मेड श्योर दिस 5 years ऑफ रनिंग आवर ब्रांड, एवरीवन गेट्स द सैलरी ऑन द 7th। जो उनकी डेट डिसाइडेड है उनको उस दिन सैलरी मिलेगी, एक दिन भी डिले नहीं होगी, इवन कोविड में डिले नहीं होगी, क्योंकि उनको यार एक चाहिए। What do they want? They want a stability. They want कि मुझे एक स्टेबिलिटी है कि मैं यार टेंशन फ्री, मुझे पता है मेरे को 7 तारीख को मेरे पैसे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, अपना घर चला पाऊंगा। वो दे लिव हैंड टू माउथ, जो पैसे कमाते हैं उससे अपना घर चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हैंडल। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको हर चीज़ टाइम पे सैलरी मिले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप उनको मोटिवेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं रेस्टोरेंट पहली बार खोल रहा था, so I used to really personally go and take sessions. I used to call everyone in the restaurant, from manager to server to captain, जो washer है, जो cleaner है, सबको बुलाया, आओ साथ में बैठो मेरे साथ। We used to all sit together on one table. And I used to give them a feeling that everyone is one. And ऐसा culture develop किया हमने, तो that's also very important. People want respect also. मेरा बेसिकली मानना है कॉर्पोरेट के अंदर, मेरे को रेस्टोरेंट का नहीं पता, तो मेरा रिटेंशन बहुत अच्छा था। मतलब मैंने ज़्यादा लोग छोड़ के नहीं गए और मैंने निकाला भी ज़्यादा लोगों को दिया। मतलब लोग मेरे साथ काम करना चाहते थे। यूट्यूबर बनने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो चलो ठीक है, अब तो थोड़ा फेम हो गया तो लोग आ जाते हैं। तो मेरे 3 चीज़ें क्रैक करी जिसके चक्कर में लोग रिटेन होते हैं। अगर आप उनको फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली ग्रो करा सकते हो, बिल्कुल, तो वो आप ये बात हमको बताया कि आप उनको फाइनेंशियली उनको मेक श्योर कि उनको करियर पाथ दिखाओ उनको, और जो स्टेबिलिटी दो, उनको स्टेबिलिटी देना जरूरी है। मेंटली इमोशनली भी गिव देम। मेंटली मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर उनको लगे ना कि जो स्किल डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, वो कहीं नहीं हो सकती। मतलब सिंपल सी बात, मेरे से ज़्यादा पैसा देने वाला कोई दूसरा आ जाएगा। Right. So by the way, we have a full training department, and a few people, training in the training department. So the training department is continuously upskilling. So they go and find the skill gaps and upskill them wherever required. And if they have a career path बनाया उनका कि हमको आगे जाके आपको ये बनना है, आप अभी आज सर्वर हो, आप सर्वर से कैप्टन बनोगे, कैप्टन से आप सीनियर कैप्टन बनोगे, फिर आप ARM यानी असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बनोगे। तो हर लेवल पे आपको स्किल भी तो करना पड़ेगा हमको एक्सपीरियंस के साथ। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, असेसमेंट्स करना उनको हेल्प करना। एंड आई फील दैट everyone should grow with you. It's like that's one thing. In fact, I have even given ESOPs to my initial team. मेरे साथ जो शुरू में टीम में जब रेस्टोरेंट ब्रांड स्टार्ट किया था, I promised them and I gave them some ESOPs as well. So I think ये challenges आते हैं तो टीम के challenges आते हैं। फिर कंसिस्टेंसी खाने की, उसमें आपको
शुरू में लगे दैट्स व्हाई आई सेड कि आप पहले 2 हफ्ते फूड ट्रायल्स करवाओ, क्योंकि जो शेफ्स आपके आए हैं उनको इतनी अभी आदत नहीं पड़ी है उस रेसिपीज़ की। आप जब फूड ट्रायल्स कराओगे, चाहे वो खाना आप कह रहे हो जितने लोग बुला सकते हो बुलाओ, उनको रोज़ खाना बनाने दो। डोंट थिंक ऐसे कि बड़े वेस्ट हो रहा है खाना। इट्स योर इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि खाने का आपका टेस्ट सही आए। उसके लिए आपको जितनी बारी खाना है वो बना के परफेक्ट करना हो, और जितनी बारी वो बनाएंगे वो उनको प्रैक्टिस होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंसी अपने खाने की मेंटेन हो, रेसिपीज़ वो फॉलो हो रही हो उनको। हम देखो एक ना एक बार शुरू में जब बंदा एक किचन में आता है और जो सारी टीम आती है और वो जैसे आप उनको काम करवाते हो वो इनका कल्चर बन जाता है। तो आपको शुरू से पहले दिन से उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि आप प्लीज़ ये रेसिपीज़ फॉलो करोगे और आप डबल चेक करोगे एंड देन मेक श्योर दे आर ट्रेन प्रॉपरली। दैट्स वन थिंग विच हैपेंस कि लोग एंड देन सर्विस इश्यूज में आती हैं कि कि मे बी नई टीम है तो कोऑर्डिनेशन के इशू आ जाते हैं कि कोई खाना ऐसे डाला अगर यहाँ पर उसको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो लेट ऑल ऑफ दिस गेट्स हेल्प gets reduced, I would say, with the 2 weeks of mock trials. टाइम्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, क्योंकि डिले भी हो सकता है ना। डिले एज इन की मैंने बटर चिकन ऑर्डर किया फ्रेशली, हाँ, उस पर क्या होता है कि आपको रेस्टोरेंट में पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है आपको जब गेस्ट को कि इतना टाइम लगेगा ऑर्डर पे। एंड और एक और चीज़ है, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट हमारा है, वहाँ पर लोग आते हैं तो दे आर प्रिपेयर्ड कि हम आएंगे बैठेंगे आराम से खाना खाएंगे। हम क्या करते हैं जैसे किसी ने ऑर्डर किया, अब उस टाइम पे जब उन्होंने खाना एक स्नैक ऑर्डर किया फॉर एग्जाम्पल, 10 मिनट लगेंगे स्नैक आने में, उस बीच में उनको ड्रिंक ऑफर करते हैं तो वो बिजी होते हैं, वो ड्रिंक पीते हैं। जब तक वो स्टार्टर आता है फिर उनको मेन कोर्स को ऑर्डर तैयार होना शुरू हो जाता है। ऐसे यू हैव टू कीप देम बिजी एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टीम इज इक्विप्ड कि वो इमीडिएटली वो ड्रिंक्स बना के सर्व कर पाए। जैसे मॉकटेल्स और कॉकटेल्स बनाते हैं कि वो 20 मिनट लग जाए उसमें। कीप सिंपल रेसिपीज, कीप थिंग्स विच आर इजी टू एग्जीक्यूट सो दैट इट डजंट टेक टू मच टाइम। और आपको अपने खाने को भी अंदर सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है कि इट शुड नॉट बी सो कॉम्प्लिकेटेड कि उसको बनाने में टाइम लगे और उसके इंग्रेडिएंट्स भी मुश्किल से ना हो और कंसिस्टेंसी भी ना आए। तो बहुत ये बैलेंस रखना पड़ता है आपको कि सब कुछ टाइम पे आए। और एज फार एज डिलीवरी इज कंसर्न, डिलीवरी में तो आजकल बड़ा क्लियर होता है कि जब भी आप देखते ऑर्डर करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल जोमेटो में ऑर्डर करेंगे तो देखा होगा 50 मिनट्स 40 मिनट्स 35 मिनट्स जितना भी टाइम है वो बहुत सोच समझ कर उन्होंने टाइम दिया होता है कि इस रेस्टोरेंट में इतना टाइम लगेगा बनने में और इतना डिलीवरी में, तो उसके साथ 5 मिनट का बफर लेके ही बताते हैं वो। सो यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि मुझे खाने में इतना टाइम लगने वाला है। सो दैट्स द एडवांटेज यू गेट, यू और पीपल नो ऑलरेडी डिलीवरी में टाइम लगेगा। But Indian food is such, for example, for us, Indian food is such that if it travels too much, it loses the taste. In fact, I've been telling, Zomato these days that, we should not do delivery for more than maybe 7 kilometers because then the food starts, the quality starts going down. Then you have to ensure कि भाई खाना जल्दी पहुंच जाए। और क्या चैलेंजेस आते हैं? अगर आपने सब कुछ प्लान किया सही, कॉन्सेप्ट अच्छा था आपका, सब कुछ था, I mean, if you have not done it, the biggest challenge is कि कस्टमर नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो कस्टमर नहीं आ रहा। मे बी आपकी लोकेशन ऐसी नहीं थी जहाँ पर वॉक इन कस्टमर बहुत हो तो आपको इसका मतलब कस्टमर और खींचना पड़ेगा जाके कहीं से लाने के लिए, आपको मार्केटिंग और करनी पड़ेगी। आई ऑलवेज बिलीव कि आप एक अच्छी लोकेशन पर जाके रेस्टोरेंट खोलेंगे और कंपेयर टू कहीं लोकेशन जो इतनी अच्छी नहीं है तो आपको जितना रेंट या दे रहे हो उससे ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ जाएगी उस लोकेशन पर। तो मेक श्योर यू चूज द राइट लोकेशन, ऑलरेडी रनिंग कस्टमर आता हो। ये नो कि मतलब कि एक मेन मार्केट में 10 रेस्टोरेंट के बीच में रेस्टोरेंट होगा ना तो आपका बेटर है देन हैविंग वन रेस्टोरेंट एकदम कोने में कोई साइड में जहाँ पर सस्ता रेंट हो। सो दैट्स वन थिंग। ये चैलेंज ये आता है कि कस्टमर नहीं आ रहा, आप क्या करें। आई थिंक दैट इज द टाइम वी हैव टू रियली पुश द PR marketing to create a buzz around your brand. Like I said, some story, some buzz, create some content, create some nice stories about your brand, share them. मैं तो ये कहूँगा अगर मार्केटिंग करनी है तो क्या क्या कंटेंट बना सकते हैं। रेसिपी का बनाओ, खाना बन रहा है उसकी एक वीडियो। Yes, वो खाने की बनेगी वीडियो, people really like those videos. एक खाते हुए वीडियो बनाओ, तंदूरी चिकन तोड़ रहे हो, Yes. वो देख के भूख लग जाए बंदे को। बिल्कुल, वो टेम्प्ट होते हैं लोग। इट्स लाइक अ कस्टमर टेस्टिमोनियल्स डाले जा सकते हैं। कस्टमर जो आपके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं उनकी वीडियोस बनाओ, उनको बोलो प्लीज शेयर करिए। अब मैं वर्ड ऑफ माउथ जो कहता हूँ आपको कि वर्ड ऑफ माउथ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक आपका कस्टमर आया, आप उसको खाना बहुत अच्छा लगा, ही हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू शुड टेल देम प्लीज शेयर अबाउट अस। वो अपने फेसबुक या इंस्टा कहीं में शेयर करेंगे, उनके 500 लोग और देखेंगे, तो वही वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि उन्होंने ऑर्गेनिकली शेयर किया। तो इट्स लाइक ऑर्गेनिक शेयरिंग। और इसके लिए थोड़ा सा आइडिया भी ला सकते हो, फेसबुक एड लाइब्रेरी खोलो, उसमें देखो आपके कॉम्पिटिटर्स या जो बड़े प्लेयर्स है वो किस टाइप की ऐड चला रहे हैं, वहां से भी चोरी कर लो, उनके आइडियाज भी देख लो। आजकल तो इंस्टा बहुत ज़्यादा चलता है। फेसबुक एड लाइब्रेरी से आपको इंस्टाग्राम की भी एड्स दिख जाती है। बेसिकली करेंटली कोई भी क्या एड रन कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है, वो सब दिखता है। Great, good to you told me. I will check it out. तो बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको एंड टू एंड सारी चीज़ों की हेल्प हो पाए कि किस तरीके से होता है। तो अब
रेस्टोरेंट फेल क्यों होता है? मान के चलते जो लोकेशन की बात है, टेस्ट की बात है, सब कुछ हो गया, अगर आपने ये सारी चीज़ें ढंग से नहीं करी तो जो हमने अभी सारे पॉइंट्स बात किए थे, ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ रेस्टोरेंट फेलिंग, यू नो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेस्टोरेंट ऑब्वियसली फेल्स बिकॉज लैक ऑफ बिजनेस. अब वो बिजनेस जब लैक होता है तो क्या होता है कि आपके रेस्टोरेंट में होते हैं फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस. अब आपके रेस्टोरेंट में रेंट जो देना है आपको और सैलरी, वो तो जब आपकी सेल 0 या आपकी सेल 1 करोड़ हो, आपको देने तो पड़ेंगे वो पैसे. दैट्स योर फिक्स एक्सपेंस. वेरिएबल एक्सपेंस इज लाइक योर फूड कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल कि जितना खाना ऑर्डर होगा बनेगा तभी बिकेगा. सो अगर आपकी सेल जब तक नहीं बढ़ेगी तो आपके खाने की कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज आपका परसेंटेज वाइज तो और कुछ वेस्टेज तो फिर भी होगी. हाँ थोड़ा बहुत बेसिक आप मेंटेन करोगे, आपकी सेल बिल्कुल नहीं होगी तो आपको वेस्टेज होगी. आप शुरू में वेस्टेज होती है बिकॉज यू गेट टू नो इन टाइम what people are liking, but your fixed expenses, which is rent and salary, that is where, you know, becomes the problem. When you don't have the business, आपका ब्रेक इवन नहीं हो रहा बिजनेस में, आपकी हर महीने आपकी नुकसान हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसको नुकसान को बढ़ने के लिए क्या होता है फिर, कभी तो आप एक दो बारी तो आप दे दोगे, एक महीना दे दोगे, फिर बाद में आप सैलरी नहीं दे पा रहे, आप रेंट नहीं दे पा रहे. आप सैलरी नहीं दोगे किसी की, वो सारी टीम जानी शुरू हो जाएगी. टीम जाएगी तो खाने की क्वालिटी जानी शुरू हो जाएगी. इट बिकम्स अ विशियस सर्कल. और लैंड अगर आपने सैलरी लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया वो आपको तंग करेगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर देन दे क्रिएट अ विशियस सर्कल. सो यू हैव टू बी वेल फंडेड. लाइक आई सेड कि आप कोई भी रेस्टोरेंट खोलते हो, आप ये भी अज्यूम कर लो कि मैं पहले महीने में बहुत अच्छी सेल कर लूंगा, तब भी आप 3 महीने का लॉस का या 6 महीने का लॉस, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि 3 से 6 महीने के लॉस का अमाउंट अलग रखो सोच के कि अगर कि मुझे सोचो कि मेरी सेल अगर जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं हुई और मुझे 3 से 6 महीने सैलरी रेंट देनी पड़ जाए तो मुझे एटलीस्ट उतना बफर रखना पड़ेगा साइड. मतलब मान के चले 6 महीने का रेंट और सैलरी का जो है वो रखे अपने पास. आई वुड से 3 months भी इज फाइन. 3 months इज ओके. 3 months रेंट एंड सैलरी आप अलग रखो, बिकॉज ये नहीं कि सारा का सारा आपको देना पड़ता है. कुछ तो सेल होगी आपकी, कुछ तो कवर अप होगा आपका, पर अभी कीप equivalent amount of 3 months of rent and salary separate, and that will be your buffer. एक आइडल यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करके चले एक रेस्टोरेंट के लिए. So एक आइडियल हमारे सेगमेंट यानी कि जो कैजुअल डाइनिंग सेगमेंट है उसमें फूड कॉस्ट आइडियली शुड बी अराउंड 25%, एंड फूड कॉस्ट 25% एंड देयर इज अ पैकेजिंग कॉस्ट, उसको भी हम कॉग्स में मानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मानते हैं. सो देयर इज अ 25%. लाइक हम अपना एग्जांपल दे सकता हूँ मैं दरियागंज का. So we are at 26% के आसपास. We are trying to maybe make it even better. 26% is our food cost. 2% is our packaging cost. So 28% हमारा ये है. This is the variable cost which can be, you know, which should be maintained. हमारा 5% जाता है सर्विस चार्ज, टीम को देते हैं. जो हमसे मैं सेल काउंट कर रहा हूँ इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज, और एक्सपेंस मान रहा हूँ सर्विस चार्ज को, जो हम टीम को देते हैं, और टीम यूजेस दैट अमाउंट फॉर दैट पर्सन, दे गेट्स अ बोनस फ्रॉम दैट. 5% वो हो गया. ये भी वेरिएबल है, जितनी सेल होगी तब होगा. देन देर इज कमीशंस. अब जैसे जोमेटो, स्विगी, डाइन आउट, इन सब में हम इजी डाइनर, इन सब में अगर कोई आपकी एक डाइन इन सेल होती है, एक डिलीवरी सेल होती है. अब जैसे हमारी अगर डिलीवरी सेल इज अबाउट से 25% ऑफ द ओवरऑल सेल, एंड मे बी से सम पार्ट ऑफ द डाइन इन सेल ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एग्रीगेटर्स. एक एवरेज में लेता हूँ कि ओवरऑल जो पूरी सेल में अबाउट यू कैन से 3 to 4% also goes to this commissions. अच्छा, इतना ही जाता है. हर जगह पे रेट अलग है. जोमेटो स्विगी में आपका हमारा मैं रिवील नहीं कर सकता, बट इस लाइक का किसी का 15 होता है, किसी का 20% होता है, किसी की 25% भी होती है कमीशन. पर अगर आप देखोगे तो आपकी अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स डिलीवरी की कम है और डाइन इन की ज़्यादा है तो वो ओवरऑल कम हो जाता है ना नंबर. दैट्स वाई. सो ऐसे दैट इज अ फ्यू ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट व्हिच आई टोल्ड यू. वन इज अ सर्विस चार्ज, यू कैन टेक इट एज 5, यू कैन टेक your other commissions around 4% ले लो, 9% ये हो गया. Then हमने COGS बताया 20, कोई which is packaging and food cost 28, तो आप 37% के आसपास आप ये ले लो. Maybe I would say take another 1% for payment charges, like you know gateway charges, you know एक और ले लो, 38% तक यहाँ तक ले लो आप. This would, you can say this could be your variable cost for a brand, CDR brand like us. Then comes your fixed cost, salaries, rent, then your electricity, other things as well. In fact, variable cost में हम कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि आपको सारा टाइम ऑन रखनी है तो आपको फिक्स कॉस्ट में ही लेता हूँ मैं उसको. बट द फ्यूल चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल गैस, हम अभी यूज गैस मोस्टली, वो इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सेल हैपनिंग, तो कुछ तो उस पर डिपेंडेंट है. तो आई वुड से आई टेक दैट मोर इनटू द
variable costs. So I will like added there. So say around to power fuel cost, you can say another 2-3% you can say, so that to add to the 37 takes it to about 40%. Let's take it as 3% and make it 40%. ये आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए. फिर आपके फिक्स एक्सपेंसेस में सो मार्केटिंग एज अ एक्सपेंस शुरू में तो आप यू कैन मेक अ बजट एंड कीप इट फिक्स्ड. आफ्टर दैट आई वुड सजेस्ट दैट उसको भी आप वेरिएबल ही रखें. सेल के हिसाब से ही आप उतना डालें. समटाइम्स यू हैव टू बूस्ट द मार्केटिंग एज वेल. सो आइडियली मार्केटिंग शुड रिमेन समवेयर अराउंड 1 or 2%. 2% तक ठीक है. आइडियल इज 2%. बट आई एम सेइंग दिस इज द आइडियल नंबर. अब 42 पे अभी हम 42 पे हैं. अब जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनको इन टर्म्स ऑफ सेल्स कितना परसेंटेज होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करता हूँ. आइडियल नंबर है कि आपकी जो रेंट और सैलरीज जो हैं दोनों मिला के, अब फॉर एग्जांपल रेंट है आपका, इट शुड बी समवेयर अराउंड 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो रेंट आपका है. आपका जो सैलरीज है वो भी 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए. तो बिटवीन दीज टू 30%, दैट मेक्स इट अबाउट 72%. देन हमारे होती है कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है. That's about maybe another 1 or 2%, 73 or 74 ले लो, 74 ले लो आप. And then some other basic supplies and all that. I would say one ideal number, तो जो बचता है इसके बाद अगर बचता है वो आपका बचता है आउटलेट लेवल EBITDA. We call it the EBITDA, EBITDA. So we are at about 23-24%, but we are optimizing it to make it 25-26% now. So ideally आपका जो मार्जिन बचना चाहिए सारे खर्चे करने के बाद 25 से 26% का आपको आउटलेट लेवल मार्जिन बचना चाहिए. अब मैं आउटलेट लेवल क्यों कह रहा हूँ, अब आपका एक ही आउटलेट है तो फिर तो आपका वो पूरा आपका प्रॉफिट है. पर समटाइम व्हेन यू रनिंग अ चेन तो आपके कॉमन रिसोर्सेज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी आर रनिंग अ चेन ऑफ 10 रेस्टोरेंट्स, सो वी हैव अ कॉमन, वी हैव अ CFO, वी हैव अ HR हेड, वी हैव अ मार्केटिंग हेड, दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द परचेज हेड. उन सबकी कॉस्ट हम 10 के 10 आउटलेट में डिवाइड कर देते हैं. तो हम कॉर्पोरेट कॉस्ट या शेयर्ड कॉस्ट कहते हैं. सो आपके वो जो है वो भी आपकी 5-6%, 7% से ऊपर नहीं जानी चाहिए. तो नेट नंबर जो आपको बचता है हाथ में 20% EBITDA बचना चाहिए. दैट इज द आइडियल नंबर. और आइडियली कितना बचता है अगर देखा जाए अभी हमारा लाइक आई सेड, आपके अलावा बाकी अगर देखा जाए तो? आई थिंक इंडस्ट्री में जो आउटलेट लेवल EBITDA है, जो हमारा कैजुअल डाइनिंग फॉर्मेट है, वहाँ पर हम अच्छे ब्रांड्स 23-24%, 25% ऊपर कर लेते हैं. बट even like a Barbecue Nation is a listed company. I think they are also doing comfortably around 19-20% if I'm not wrong. This number is very much achievable. And the corporate cost जो होती है वो भी हमारे इंडस्ट्री में लोग मैक्सिमम 7-10% में काम कर लेते हैं. बट strangely everyone thinks कि यार ज़्यादा प्रॉफिट छोटे आउटलेट्स में होता है. It's the other way around. If you open a food court or a QSR brand, वहाँ पर आपका आउटलेट लेवल मार्जिन जो होता है, स्टोर लेवल मार्जिन कहते हैं उसको, वो स्टोर लेवल EBITDA इज एक्चुअली लोअर यूजुअली, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि खर्चे ज़्यादा होते हैं. एंड जो कॉर्पोरेट कॉस्ट होती है दैट्स ऑल्सो वेरी हाई. वो यू कैन अचीव अ गुड स्टोर लेवल EBITDA इन अ QSR ब्रांड ओनली आफ्टर अ सर्टन स्केल. अगर आप 1 या 2 आउटलेट चला रहे होगे आपको कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी आनी मुश्किल हो जाएगी इन अ QSR. ऐसा क्यों? ये चाहे वो क्लाउड किचन हो या QSR ब्रांड हो, क्योंकि आप अगर आप सोचिए कि अगर आपकी एक क्लाउड किचन या QSR ब्रांड है जहाँ प्राइसिंग बड़ी कंपेरेटिव है, वहाँ पर आप उतना नहीं चार्ज कर सकते जितना हम चार्ज कर रहे हैं कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट में. हमारी अगर एवरेज पर पर्सन 900 या 1000 रुपये है तो QSR में वो 400 या 500 रुपये है. इफ़ यू आर चार्जिंग 400-500 पर पर्सन, योर मेन्यू प्राइसिंग इज ऑल्सो लोअर. व्हेन योर मेन्यू प्राइसिंग इज लोअर, योर सेल विल बी अकॉर्डिंगली लोअर. सो यू कांट हायर टू मेनी हायर रिसोर्सेज. जो अगर हम रेस्टोरेंट में अपने हायर कर सकते हैं रिसोर्सेज ज़्यादा, वो नहीं कर सकते आप. पर इफ़ यू आर ओपनिंग अ QSR थिंकिंग कि मुझे इसको ब्रांड बनाना है, तो आपको अच्छे रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे पहले ही. और आप हायर करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बचेगी नहीं. एंड योर फूड कॉस्ट विल बी ऑल्सो बी हायर बिकॉज योर प्राइसिंग इज वेरी कंपेरेटिव. जो आप प्राइसिंग कर रहे हो कंपेरेटिव कर रहे हो, तो आपकी फूड कॉस्ट वहाँ पर शायद 28 ना होगे 38 भी जा सकती है. सो इट्स पॉसिबल. सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच वहाँ फिक्स कॉस्ट भी शायद बढ़ जाएगी. एंड देन इफ योर business is dependent on delivery, for example, if you're a cloud kitchen, you have a very high commission also to pay. So if you're running a one cloud kitchen with you will end up making nothing because आपके इतने खर्चे बढ़ जाएंगे कि आपको वो economies of scale नहीं आ पाएगा आपके लिए. So that's very important कि अगर आप कोई QSR फॉर्मेट में घुसे तो आप वहाँ पर फिर सोच के चलें कि हम स्टार्ट 5-6 आउटलेट से करें और एटलीस्ट बैकअप रखें. बैक पर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि QSR में आपको खाना सर्व करना है 3 से 4 मिनट में.
तो यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग फ्रेश देयर, सब कुछ बाहर से आता है, प्री प्रिपेयर्ड आता है। अब जहाँ से प्री प्रिपेयर्ड आप मंगा रहे हो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी होगी, और आपको एक बैक एंड शुरू होता है कि आप खुद बनाओ सब कुछ, बिकॉज यू डोंट हैव you can't afford to have a back end or a central kitchen. But in a QSR, you have to end up having a central kitchen. And there's a cost involved in a central kitchen as well, from transportation to team to everything. I always suggest everyone that कभी भी आप एक आउटलेट छोटा मत खोलो, क्लाउड किचन या वो लगता आसान है कि अगर मैं छोटी सी भी स्टार्ट करूँगा, पर इतना मुश्किल है बहुत वो। एंड इनफैक्ट हम जैसे एक आप चाहो तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो आप, जैसे हमने एक रेस्टोरेंट खोला जिसकी इन्वेस्टमेंट तो हाई है, बट पर वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है। कितना खर्चा एक्सपेक्ट करके चले? सो आप देखिए कि हमारा साइज का जो रेस्टोरेंट है, 2000 स्क्वायर फीट का जो रेस्टोरेंट है, आई वुड से समवेयर अराउंड 2 crores इज व्हाट वी आर लुकिंग एट मिनिमम, 2 crores plus GST. So that's the investment which will go into it. But it can be 10% lesser also. और ये इंक्लूडेड है 3 महीने की जो बात कर रहे थे? वो वर्किंग कैपिटल अलग होता है, दिस इज द केपेक्स इन्वेस्टमेंट। टोटल मान के चले कितना पैसा चाहिए अगर हम प्लान कर रहे हैं? अगर हमारा 2000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट है और आप आई थिंक यू शुड कीप एटलीस्ट 2.5 crores aside for a 2000 square feet restaurant including all of these things. And but you can see, मैं कह रहा हूँ 2000 square feet restaurant जहाँ पर our sitting will be about 75-80 seats. आप चाहे तो एक 45-50 सीटर रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं, वो आपका शायद थोड़ा और कम में बन जाएगा। 45-50 सीटर रेस्टोरेंट बन जाएगा आपका इन 1500-1600 स्क्वायर फीट। तो उसकी एरिया कम होता है तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है। तो देन यू कैन डू इट फॉर मे बी 160, 170, ऑल्सो 150 में भी कर सकते हैं आप। सो इट इज़ अ हायर केपेक्स, बट द थिंग इज देयर इज अ हायर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इफ इट डज वेल, बिकॉज इन like the other models like I told you, it's all dependent on the supply chain, central kitchen. यहाँ पर आप खाना सब कुछ खुद बना सकते हो, from scratch. But as you grow as a chain, then हम भी backward integration कर रहे हैं. Now we also have starting a central kitchen now, because we have so many artisan opening all over the country, so we had to do that. अब ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हैं। Hello, sir. Ajay here. So there is this, lots of American food chain. My question is, why not Indian? I've been thinking about it, that in India there is no Indian QSR chain, as an Indian non-veg QSR chain. There is one in for vegetarian, which is Haldiram, which is obviously now become very big. Well, that's a big market for affordable Indian food. The reason is also because it's not easy to replicate Indian food, to standardize Indian food. जैसे आपने बताया कि American fast food chains में एक बर्गर की पैटी जो उसमें चिकन या जो भी होता है वो एक बन के आती है एक जगह से, वो बंस जो वहाँ से कई एक जगह से बन के आते हैं, एक सॉस कहीं वहाँ से आती है, everything comes separately from different places. They assemble it and serve it. So maybe the chicken patty is just fried and served, it's fine. But imagine an Indian food now. If there's a chicken tikka to be served, अब वहाँ पर अगर आपने चिकन टिक्का को बनाना है उस जगह पे, it's not a standard format. Like you can fry it, you have to go into tandoor, then you need specialized tandoor person. So you have to eliminate all that. So how to eliminate that is the challenge. So eliminate the manual intervention, make it automated. So anyone who wants to start an Indian QSR chain has to look into automation. Automation, from kitchen automation to backward integration, all of these things are very important, because एक फास्ट फूड और QSR इंडस्ट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी। आपको पता है कि हर जगह जब भी मैं किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाता हूँ, हर जगह पे वही सेम एग्जैक्ट टेस्ट मिलता है। देन यू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन दैट ब्रांड। अगर आप हर जगह जाओ डिफरेंट टेस्ट मिले तो यू विल नॉट वांट टू टेक अ चांस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग चैलेंज because of these reasons. What's your one piece of advice for new entrepreneurs? For any entrepreneur, it's very important to have one quality, which is grit. G-R-I-T, grit. And grit is something which makes, and something which is just the most important thing required. So there was a study done at Stanford University. उन्होंने स्टडी करी कि grit क्या होता है। मैं बताता हूँ, grit is a mix of passion and perseverance. सो उन्होंने स्टडी करी कि 2 अलग ग्रुप्स के लोग लिए उन्होंने, कुछ मिलिट्री स्कूल्स में गए, कुछ स्कूल्स में गए, कुछ कॉलेजेस में गए, कुछ मेडिकल स्कूल्स में गए, हर जगह 2 ग्रुप्स ऑफ दे टुक 2 सैम्पल ग्रुप्स एंड दे टेस्टेड देम, दैट कि उन्होंने उनको देखा कि इस ग्रुप में किस में टैलेंट ज़्यादा है, किस में स्किल ज़्यादा है, किस में फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज मोर more stronger in whatever any advantage that person comes with. और एक ग्रुप है जिनमें ये कुछ नहीं है, पर उस ग्रुप में एक क्वालिटी है कि वो उनके अंदर ग्रिट है,
कि they can go after their goals. Then they will call it all of these groups कि ये ग्रुप ऐसा है जो बहुत privileged है और जो नहीं है पर इनमें अंदर है कि कुछ करना है. And they came out back after some time and checked in all these different institutions. उनमें जो लोग जो जब सबसे ज़्यादा skills और सबसे ज़्यादा intelligent और सबसे ज़्यादा IQ और marks वाले थे, they did not perform that well as those people performed. So ultimately in life, I have to say one thing, that it doesn't matter which background you come from, whether you're rich or not, whether you are from any country or whether you're from anywhere, or whether you have any talent, doesn't matter. Because you can build everything if you have grit. And grit is key, you can go after your goals, should have the passion for something you want to do, and the perseverance to follow it. So वो passion और perseverance के combination को grit कहते हैं. तो वो सबसे important है और कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं रख सकती अगर आपके अंदर ये है. सर सिंपल क्वेश्चन है मेरा, सिंस आप कह रहे हो कि वी आर एक्सपैंडिंग, ओके, दरियागंज इज गोइंग अक्रॉस प्लेसेस, सो कैन वी एक्सपेक्ट दरियागंज इन सम more premium spaces like ITC hotels and the Leela types? Very interesting question. So we are right now 10 outlets, and out of 10 outlets में we are in malls and some high street locations. मैंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी है कि मैं भी इनफैक्ट ऑलरेडी आई एम टॉकिंग टू सम लीडिंग होटल चेन्स. मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि होटल चेन्स जो होती हैं जो उनमें ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 3 लाइक टॉप 5 स्टार डीलक्स वाले जो होते हैं, जो 5 स्टार लेवल के होटल्स होते हैं, उनमें उनके फॉर एग्जांपल लेमन ट्री, रेडिसन, बहुत सारे चेन्स हैं, Sheraton, 4 Points by Sheraton, not the high-end ones. They have a lot of focus on their rooms and the quality of rooms and the quality of room service. पर उनके F&B ब्रांड्स जो होते हैं इतने पॉपुलर नहीं होते. सो आई फील दैट हमारे जैसे स्टैंड अलोन ब्रांड्स अगर हम उनके साथ टाई अप करें, उनके होटल में जाके खोलें, इट बी अ विन विन सिचुएशन. दैट उनका ऑलरेडी रूम्स अच्छे चल रहे हैं, दे हैव द बेस्ट ऑक्यूपेंसी, एंड द F&B यानी कि जो रेस्टोरेंट्स है वो हम जैसे हमारे जैसे अच्छे ब्रांड्स आके चलाएं, तो इट बी अ ग्रेट situation where revenue can be maximized for everyone. So I am already thinking about it. In fact, we've already signed one internationally. So हमारा पहला international restaurant आ रहा है बैंकॉक में, एंड वहाँ पर हमने एक 5 स्टार होटल में जगह साइन करी है, और हम अभी सितंबर या अक्टूबर में खोलने वाले हैं रेस्टोरेंट, एंड दैट बी अ फर्स्ट होटल रेस्टोरेंट इन अ 5 स्टार होटल इन बैंकॉक, एंड दैट्स अ फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोर ऑल्सो. इसके अलावा हमारे दिल्ली में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट आने वाले हैं. And plus, we are opening in Ludhiana, we are opening in Bangalore, Mumbai, Goa. So expanding all over the country. Since आपने कहा कि आप रेस्टोरेंट के डीमार्ट हो in terms of revenue per square feet, I would say अगर आप वापस स्टार्ट करते दरियागंज को, so besides all of these factors that you have just mentioned कि 5 senses and end-to-end control होना चाहिए towards the service or the experience that you are offering, what else will you try to impersonate or implicate in those early days जब आप रेस्टोरेंट फिर से स्टार्ट करते हो, या कुछ भी ऐसी गलतियां जो आपने करी हो? Honestly, I would not like to touch it. जैसे था वैसे ही ठीक था. और जहाँ मुझे I feel जो problems मुझे आई and whatever adversities I faced, like for example COVID or what all those things, if I had not faced them, I would have not become wiser and stronger. So if I remove that, I will be less wiser and stronger. Why would I remove that? Whatever happened, जो भी मुश्किलें आई, जो भी हुई, वो ऐसा मुझे लगता है अच्छी हुई, because उससे फिर मैं थोड़ा बेटर अपने आप को I could have become a better, wiser person. So I don't want to change anything. Also I think that was a fun time when I was building something. I was like, ऐसा होता था कि 18 घंटे कभी स्ट्रगल करना पड़ता था कि रात को 18 घंटे 9 दिन में 18 घंटे 19 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि रात को रेस्टोरेंट लेट बंद होना है, सुबह जल्दी आके चेक करना है क्या चल रहा है. आई वॉज एंजॉइंग इट. मुझे कभी भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ उन चीज़ों से. सो मुश्किलें आई बहुत, पर आई थिंक वी हैव गॉट अ ग्रेट रिजल्ट टिल नाउ. सो इट्स फाइन. व्हाटएवर हैपेंड, आई डोंट रिग्रेट टू वांट चेंज एनीथिंग. So why you decided to name Daryaganj as your restaurant? एक्चुअली मेरे जो पार्टनर राघव जग्गी और मैं हैं, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं राघव वो मैं, हम दोनों ने जब हम रेस्टोरेंट का नाम डिसाइड करे थे, तो एक्चुअली ये चीज़ तो राघव ने डिसाइड करी, दरियागंज नाम देना है. पर क्यों देना है बताता हूँ मैं. अब जो पहला रेस्टोरेंट मिस्टर कुंदलाल जग्गी ने खोला था, जो राघव के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहाँ खोला था? दरियागंज में. और वो दरियागंज एरिया में उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था, और बटर चिकन दाल मखनी इन्वेंट हुई दरियागंज में. तो इससे एप्ट नाम हो नहीं सकता था. दरियागंज बाय द इन्वेंटर्स ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी. सो एग्जाम्पल, अब पिज्ज़ा आपने खाया होगा, नेपोली पिज्ज़ा. वाई? बिकॉज इट वॉज
pizza was invented in Naples. So it's like butter chicken dal makhani was invented in Daryaganj, and that's the brand. So, what value Aman Gupta added to your restaurant chain? See, the biggest value or biggest thing he did for us when he was on, when we went there on the show and on national TV, he said, I am your biggest fan. I've been to your restaurant so many times. You have 2 types of butter chicken. हमारा पूरा प्रोडक्ट समझा दिया उन्होंने. हमारे प्रोडक्ट के 2 वर्जन है बटर चिकन के, वो सब समझा दिया ऑनलाइन. तो ये कोई भी नहीं कर सकता था. इमेजिन करोड़ों लोग देख रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, कोई समझा रहा है ऑनलाइन. तो उससे अच्छा तो कोई आपने कर नहीं सकता था ना. तो आई थिंक वट एवर ही हैड डन ऑलरेडी देयर. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यार 1% आप कितना एक्सपेक्ट करोगे किसी को टाइम देने के लिए. अगर इफ आई गिवन हिम 10-15% इक्विटी, बोलता है यार थोड़ा आप टाइम लगाओ. 1% इक्विटी के मैं उनको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता ना वो. पर ही इज़ ऑलवेज फोर्थ कमिंग एंड ही कीप्स कमिंग टू द रेस्टोरेंट. कभी हमारी बातचीत भी होती रहती है. सो इट्स ग्रेट टू हैव हिम ऑन बोर्ड. सर, लेट्स सपोज अगर आपकी पिच एयर नहीं होती शार्क टैंक पे, सो आपको वो रीच एक्सपेक्ट करने के लिए जस्ट बाय ऑर्गेनिक चैनल्स कितना टाइम लगता है? आई वुड से आपको कितना महीने का, कितना साल का हेड स्टार्ट मिल गया जस्ट बाय दैट एयरिंग? वेरी गुड पॉइंट यार. अभी रिसेंटली 2-3 लोगों ने एस्टिमेट दिखाने की कोशिश करी थी कि ऑल दैट मार्केटिंग जो होती है शार्क टैंक, इसकी वैल्यू क्या है. तो आधे से लोगों ने जो बताया कि इसकी वैल्यू कम से कम 15 से 20 करोड़ की है. जो आप कैलकुलेट करना भी जाओगे कि जितने आपको वहाँ पर वो कितने सेकेंड आप, हमारा 22 मिनट्स का एयर हुआ था फ्राइडे प्राइम टाइम 10 PM ऑन सोनी, प्लस सोनी लिव में मेन पेज पे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूट्यूब के पेज में उनके. सो ऑल ऑफ दिस मार्केटिंग, इफ यू गो इन, पहली बात तो आप खरीद ही सकते हैं, but if you actually calculate the value of it as per the slot prices, it's nothing less than 15 to 20 crores. तो और प्लस आप समझो कि आपको एक to be on Shark Tank also not like everyone can come there. So you have that exclusivity also. So I think all of this was worth nothing less than 25 crores. So आप सोचो कि आपको 25 करोड़ के पास हो मार्केटिंग करने के लिए और आपके पास नहीं हो तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा उसका. सो दैट्स वन थिंग. पर हाँ, हमको बिजनेस में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाए बिकॉज भाई हमारा रेस्टोरेंट्स इतने हैं नहीं हमारे पास. इफ़ यू हैड 50 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर इंडिया, सब में मेरी सेल नहीं कहाँ पहुँच जाती बिकॉज आई डेंट हैव दैट मनी रेस्टोरेंट्स दैट टाइम व्हेन वी वेंट टू शार्क टैंक. मैं इसमें कुछ मार्केटिंग वाला कंसेप्ट ऐड करना चाहूँगा. अगर हम एड्स चलाते हैं तो एड्स में कन्वर्जन आता है, ठीक है. बट अगर एक बार किसी का ट्रस्ट गेन हो जाता है ना, ब्रांडिंग, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एड चलाऊंगा वर्सेस तू एड चलाएगा सेम प्रोडक्ट की सेम फुट शक्ल दिखा के, मेरा कन्वर्जन रेट तेरे से बहुत ज़्यादा होगा, या दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं मेरा कैक तेरे से बहुत कम होगा. क्यों? क्योंकि मेरा ट्रस्ट मार्केट में ज़्यादा है. तो सिमिलरली आप शार्क टैंक पे आते हो तो वो खाली इंप्रेशंस नहीं मिल रहे हैं, वो ट्रस्ट भी मिल रहा है. आपको मतलब लोग शार्क टैंक देख रहे हैं, अलग अलग शार्क्स को जज कर रहे हैं अपने दिमाग में. कई लोगों को अमन गुप्ता अच्छा लगता है और अमन गुप्ता कह रहा है और वो उसकी इमेज बनी हुई है वो फूडी है और वो बोल रहा है मुझे खाना बहुत पसंद है. तो मतलब समझो कि जितने भी लोग फॉलो कर रहे थे कितना बड़ा ट्रस्ट ट्रांसफर हो गया और एट स्केल. तो अगर नॉर्मली आप एड चला के बोलते कि हमारे यहाँ पे अमन गुप्ता खाते हैं वर्सेस अमन गुप्ता खुद नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं, तो वो ट्रस्ट ट्रांसफर का जो रेशियो है ना वो बहुत बड़ा है. तो अगर एड स्पेंड का इनका कहना है कि अगर वो टीवी पे या हर जगह पे एड स्पेंड करते तो 20-25 करोड़ होता, तो मैं इसको डबल से ट्रिपल कहूंगा. क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रस्ट गेन करने के लिए 3 से 4 इंप्रेशंस चाहिए. आइडियली मार्केटिंग में 7 टच पॉइंट कहते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ 4 से 5 टच पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए आपको. और मतलब अगर 25 करोड़ रुपया एक इंप्रेशन का लग रहा है तो इनटू में 5 या 4 100 करोड़. इट्स इनवैल्यूएबल मार्केटिंग. द ट्रस्ट एंड द ब्रांड अवेयरनेस जो आपकी बन जाती है लाइफ लॉन्ग के लिए कभी कोई, एंड दिस इज अवेलेबल एवरी टाइम फॉर द होल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आज आप अभी भी देखोगे तो हमारा शार्क टैंक का वो एपिसोड मिल जाता है आपको सोनी लिव पे, तो इट्स देयर फॉर एवर. यूट्यूब में आप सर्च करो हमारा वीडियो आ जाता है. एंड आई जस्ट फील वन थिंग दैट इट्स ये बहुत ही हमारे लिए इट्स फॉर द गेम चेंजर फॉर द ब्रांड. मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने, जैसे साहिल ने बताया, हमने एक शार्क टैंक का ही अपना क्लिप जो ये था, वो क्लिप को हमने अपने साथ में दरियागंज ब्रांडेड करके उसकी बूस्टिंग करी इंस्टा पेज में. एंड वी स्पेंट अबाउट हमने ना 5,000 रुपीज़ लगाए थे.
आई वाज सरप्राइज एंड शॉक कि ओवरऑल उस वीडियो के कितने व्यू आए हमारे को फाइनली 1.8 मिलियन 18 लाख व्यू आए फ्रॉम जस्ट स्पेंडिंग 5,000 रुपीज. दैट वाज अ काइंड ऑफ कन्वर्जन व्हिच वाज हैपनिंग. अगेन वही गेम है ना, सिंपल सी बात. इंस्टाग्राम का गेम कैसे चलता है, एड्स का गेम. आपने एक इंप्रेशन देखा, मतलब बेसिकली 100 लोगों को वो दिखाएगा, 100 लोगों ने कैसा बिहेव किया, बेस्ड ऑन दैट आगे लोगों को दिखाएगा. तो अब सिंपल सी बात, अगर सोनी पे आया हुआ वीडियो चल रहा है तो 100 में से नॉर्मल के अंदर 2 लोग रिस्पॉन्ड करते थे, यहाँ पे 5, 6, 7 करेंगे. तो उनको लगेगा दिस इज गुड, तो ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, तो आपका कैक अगेन कम हो जाएगा. मतलब जो इन्होंने बोला वही जो मैं बोल रहा था, दिस इज बैक बाय डेटा. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर किए और बहुत हेल्प करी हमारी ऑडियंस की, और जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसके भी बहुत से आंसर दिए. माय प्लेजर टू बी हियर. तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम.